Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 9th bio chapter Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम इसके बारे में लेना जा रहे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी क्या है। डिजास्टर्स आपके अकर होते हैं ओकेजनली इन द फॉर्म ऑफ द अर्थक्वेक की फॉर्म में, जैसे लैटूर भुज में कश्मीर के अंदर, साइक्लोन जो कोस्टल एरियाज के अंदर होते हैं, और फ्लड्स आ जाती हैं जैसे उत्तराखंड केरला कश्मीर में आ जाती हैं। तो ये बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स भी करती हैं इमीडिएटली एज वेल एज लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर। जो एक्चुअल डिजास्टर के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। देयर कैन बी फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है ड्यू टू लॉस ऑफ द लाइफ, किसी की लाइफ का लॉस हो गया है, मतलब उसके पर रिलेटिव्स डेथ कर गए हैं, एसेट्स बिजनेस सर्विसेज ये सब इनके लॉस हो सकते हैं। थर्ड, नॉन अवेबिलिटी ऑफ द वाटर फूड इलेक्ट्रिसिटी शेल्टर बेडिंग, इमिजिएटली ये आपके इस तरह से चीजें आपकी ना मिल पाए। नॉन अवेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन ब्लड डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स ना मिल पाए। इवन व्हेन रिलीफ रिचेस भी हो जाए तो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इमीडिएटली टू ऑल। अगर मतलब ये चीजें मिल भी जाए तो हर एक को नहीं मिल पाती। बाय द सफिशिएंट टाइम हेल्थ डैमेज जो कॉस्ट होता है टू द सफरर्स, तो मतलब जितना भी आपका वो इस टाइम के अंदर नहीं हो पाया उससे क्या होता है, हेल्थ डैमेज हो जाता है। पोस्ट डिजास्टर हेल्थ प्रॉब्लम जैसे स्प्रेड होगी, कोई डिसीज होगी, कंटेमिनेशन ऑफ द फूड वाटर, उसकी वजह से जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड और कॉलरा हो गया, स्प्रेड ऑफ द पेस्ट हो गए, फ्लाइज हो गई और मॉस्किटो हो गए, जो सेवरल डिजीजेस जैसे मलेरिया है, फिलेरिया है, डेंगू, ये स्प्रेड करते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ द इन्फेक्शंस ड्यू टू ओवर क्राउडिंग लाइक क्लोड गोल्ड कफ ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। परसिस्टेंस ऑफ द डिफॉर्मिटी, कोई भी मतलब हाथ पैर में या दिक्कत आ गई है, या परसिस्टेंस ऑफ द ट्रॉमा ड्यू टू ह्यूमन एंड मटेरियल लॉसेस की वजह से मेंटली उनको किसी तरह से धक्का लग गया है या कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स इशू पर। हेल्थ और डिजीज ये कॉम्प्लेक्स इशू तो हैं विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज, क्योंकि जैसे लिविंग बॉडी इंटीग्रेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है आपके ऑर्गन्स से, टिश्यूज से और सेल से। तो सेल के अंदर काफी सारे केमिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, एंजाइम्स, और एक लार्ज नंबर ऑफ द प्रोसेस और रिएक्शन हमारी सेल्स के अंदर होता रहता है। अब सेल्स आर देयरफॉर डायनेमिक यूनिट्स भी होती हैं, एक लॉट ऑफ द रिपेयर उनके अंदर चलती रहती है। एट प्लेसेस जहाँ पर न्यू सेल्स आपकी फॉर्म हो रही हैं, सेल्स जो टिश्यूज से और टिश्यूज सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। जैसे हार्ट है आपका, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब लंग्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। किडनी सेपरेट आउट करती हैं यूरिन को, यूरिन फॉर द एक्सक्रीशन के लिए। और ब्रेन एक सेंटर है जहां पर थिंकिंग और कंट्रोलिंग होती है बॉडी के सारे फंक्शंस। हार्वर कोई भी ऐसा ऑर्गन जो इज फंक्शनिंग इन आइसोलेशन, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो अपने आप में अकेला वर्क करता हो। इफ द वर्किंग ऑफ एनी ऑर्गन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत सी चीजें भी होंगी जो अदर ऑर्गन्स भी वर्क करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनी फेल टू फिल्टर आउट यूरिन प्रॉपरली, तो अगर यूरिन नहीं वो फिल्टर कर पा रही है तो पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे नॉन फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स रिजल्ट में आएंगे। इवन ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, और ब्रेन भी इवन आपका प्रॉपर सोच नहीं पाएगा। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, एनर्जी और रॉ मटेरियल्स जरूरी होते हैं। एंड द सेम आर गोट फ्रॉम द फूड, और हमें सेम कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। एनीथिंग जैसे दैट इम्पेयर्स फंक्शनिंग ऑफ द सेल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट वो डिस्टर्ब करते हैं प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी को। तो दैट मीन्स कोई भी हमारी डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की भी हो जाती है तो भी हमारी बॉडी के फंक्शन को वो क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। अब हेल्थ एंड फेलियर के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ। द वर्ड हेल्थ हैज बीन जो डिराइव हुआ है इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है होलनेस। WHO ने डिफाइन किया हेल्थ को एक स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ द इन्फिर्मिटी। तो इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है, और सोशली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तभी वो आप हेल्दी कहलाओगे, वरना नहीं। हेल्थ इज नॉट ए स्टेटिक कंडीशन, एक स्टेटिक कंडीशन नहीं है, ये डायनेमिक स्टेट होती है। दैट इज रिजल्ट ऑफ constant एडजस्टमेंट एंड adaptation ऑफ द बॉडी एंड माइंड टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, एज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से हम इसको समझते हुए बात करेंगे कि डायनेमिक स्टेट है
जहाँ पर कांस्टेंट एडजस्टमेंट होती है या अडेप्ट करती है बॉडी और या माइंड, क्या कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या स्ट्रेस से या एज से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम एडजस्टमेंट कर सकें। एबिलिटी जैसे ग्रैंड मदर की है मार्केट जाने की फॉर शॉपिंग और विजिट नेबर इज वेल बीइंग वेल, ये अच्छा है, मतलब उनको अच्छा बताता है, वेल बताता है। व्हेन शी इज अनेबल टू डू सो, हम कहेंगे उनकी हेल्थ क्या है, पुअर है। फॉर ए म्यूजिशियन, ए डांसर और एथलीट, इट इज अ फिजिकल एफिशिएंसी एंड ट्रेनिंग दैट मेक द पर्सन फंक्शन इफेक्टिवली। तो ये उनकी आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक म्यूजिशियन की, डांसर की, एथलीट की, जो उन्हें फंक्शंस इफेक्टिवली तरीके से करना सिखाती है। फॉर ए स्टूडेंट, सिटिंग अल्टरनेट अटेंटिवली एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर फेथफुली, ये एक हेल्दी एटीट्यूड है। जैसे टीचर आपके लेक्चर दे रहे हैं और आप उनको ध्यान से सुन रहे हैं अटेंटिवली तरीके से, तो ये आपका क्या है, एक हेल्दी एटीट्यूड है। जो ध्यान नहीं देते, इधर उधर बातें करते रहते हैं, या साथ में ऑनलाइन स्टडीज में यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, या और कहीं अपनी वीडियोस देखते जा रहे हैं, इधर से लेक्चर चल रहा है उधर से यूट्यूब चल रहा है, तो वो एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। एक टीचर विल स्कोल्ड एन अटेंटिव स्टूडेंट, अनअटेंटिव स्टूडेंट को डांट भी सकता है फॉर नॉट हैविंग ए हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी एटीट्यूड ना अपनाने के रीजन से उन्हें डांट भी सकता है। हेल्थ इज देयरफॉर एक स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की होती है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ए हेल्दी बॉडी भी कहा जाता है, और हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड कहा जाता है। अब ट्रेड्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं हेल्दी पर्सन के? एब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई डिजीज नहीं होगी, कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होगी, फिजिकली फिट होंगे, प्रॉपर और बैलेंस डाइट होगी, प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज होगी, प्रॉपर एडजस्टमेंट एट वर्क प्लेस होगा, कॉन्जनाइल फैमिली एनवायरनमेंट होगा, एबिलिटी टू कोप विद द टेंशन एंड स्ट्रेस, तो टेंशन और स्ट्रेस अगर आती भी है तो इजीली उसको कोप कर जाएंगे, मतलब उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। एब्सेंस ऑफ द मेंटल इनकंसिस्टेंसी एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एब्सेंस होना चाहिए, कोई भी मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। लिविंग इन हार्मनी विद द सोशल सेटअप, सोशली आप अच्छी तरीके से रह रहे हैं। सेटिंग अप एंड अचीविंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं। अब यूजेस गुड हेल्थ के क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाती है वर्क प्लेस पे, नो फीलिंग ऑफ द टायर्डनेस नहीं है, पेस फुल अटेंशन टू द वर्क, वर्क को फुल अटेंशन देते हैं, ऑलवेज चीयरफुल और प्रोग्रेसिव रहते हैं, इनिशिएटिव फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, गिव सफिशिएंट टाइम टू द फैमिली को सफिशिएंट टाइम देते हैं, कैन बी सोशली एक्टिव हो सकते हैं, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वॉलेंट्री सर्विस एंड हेल्पफुल टू अदर्स इन नीड, और कैपेबल होते हैं और काफी सारी अपनी इच्छा से सर्विस करने के लिए, और कोई जरूरत में तो उसकी हेल्प करने के लिए। अब पर्सनल, कम्युनिटी और इशू बोथ मैटर फॉर द हेल्थ, दोनों चीजें क्या करती हैं, हेल्थ के लिए मैटर करती हैं। एज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए, इट कैन नॉट बी अचीव बाय द इंडिविजुअल बाय वंस ऑन हेल्थ, अपने आप खुद एक पर्सन इसको अचीव नहीं कर सकता। हेल्थ ऑफ जितने भी ऑर्गेनाइजम है डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग पे, और सराउंडिंग के अंदर फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट दोनों आते हैं। अब फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, रेन हो गया, सोइल फ्लड्स हो गए, ड्रोट, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, ये सब भी आते हैं। कोई भी ड्रास्टिक चेंजेस जैसे स्टॉर्म, साइक्लोन और फ्लड इज बाउंड टू हैव ग्रेट डील ऑफ द हेल्थ रिस्क, इनसे, इन चीजों के आने से कोई ना कोई हेल्थ इशू तो होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। ये वन डेवलप बाय द सोसाइटी, जो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उससे डेवलप होता है। विलेजेस, टाउन, सिटीज में इवन जो फिजिकल एनवायरनमेंट डिटरमाइन बाय द सोशल एनवायरनमेंट से डिटरमाइन होता है। टू कीप द सोशल एनवायरनमेंट कॉन्जनाइनल, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अंगेज होती है, जैसे गार्बेज को रिमूव करना, प्रॉपर ड्रेनेज होना, सीवेज डिस्पोजल, जो आपका डिस्पोज हो रहा है गंदा पानी वगैरह कहाँ से जाना, दैट इज सैनिटेशन। इन एब्सेंस ऑफ द सैनिटेशन, अगर सर्विसेज ना हो तो बाय पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो इंडिविजुअल रेजिडेंट्स हैं वो सफर करेंगे, डिस्पाइट बेस्ट पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन से, मतलब उनको नहीं मिल पाएगा। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आल्सो इंश्योर करते हैं प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, अनअडल्टेड फूड आर्टिकल्स, वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल और वैक्सीनेशन। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन सब चीजों को भी कंट्रोल करती है कि प्रॉपर पानी पीने को मिले, कोई भी मिलावट वाली चीजें ना मिले फूड के अंदर, और वेक्टर यानी कि मॉस्किटोज वगैरह हो गए या कीड़े मकोड़े हो गए, उन सबको कंट्रोल करना, और इवन वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करना कि आपको कोई भी इंजेक्शन प्रोवाइड करने हैं तो उनको इंफॉर्मेशन करें या उनको प्रोवाइड भी करवाएं। अब पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन जो होता है वो इंश्योर करता है
यू डू नॉट बिकम कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबल हैं, यू डू नॉट बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इल हेल्थ। तो आपको ये इंश्योर करेगा कि आप अपनी इल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर दिस वॉशिंग ऑफ द हैंड, कि आपने हैंड को वॉश करा है, क्लीनिंग ऑफ द टीथ, टेकिंग बहुत रेगुलरली ले रहे हैं, अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज ले रहे हैं, यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं, कोई भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ स्टोरेज कर रहे हैं, वॉशिंग ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिफोर यूज शुड बी कैरिड आउट। ये सब चीजें आपका यूज करने से पहले होनी चाहिए। डोमेस्टिक हाइजीन भी वेक्टर्स और पेस्ट को दूर रखती है। एक प्रॉपर जॉब होती है जो फॉर प्रॉपर अर्निंग इंश्योर करती है कि एबिलिटी आपको प्रॉपर खाना मिले, लिविंग स्पेस, हेल्थ केयर और फैमिली मेंबर्स, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन प्रॉपर मिले। ए पर्सन मस्ट बी मेंटली हेल्दी विद नो साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम उसको कोई ना हो। एंड देयर शुड बी मिसट्रस्ट ना हो, मतलब किसी पे ऐसा ना हो कि विश्वास ही नहीं है, कोई डर ना हो, कोई भी मिस ट्रीटमेंट या ना हो, या अप्रिसिएशन ना हो फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सोशल हार्मनी एंड इक्वलिटी हेल्प करती है हमें हैप्पी रखने में और हेल्दी रखने में। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपके पास 5 हैं जो हाइजीन और सैनिटेशन के हैं। तो फिकल मैटर जो आपका फिश इसको बोलते हैं फिकल मैटर, और द सीवेज इज द मेजर सोर्स है कंटेमिनेशन और द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। जो आपका एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसको बोलते हैं, एंड दैट मींस पोटी के थ्रू जिसको बोलते हैं, या यूरिन है, ये आपके मेजर सोर्स होते हैं कंटेमिनेशन, यानी कि जो मतलब छूने से जो बीमारियां होती हैं उसको कंटेमिनेटेड बोलते हैं, और डिसीजेस फैलाने में। बोथ हाइजीन और सैनिटेशन और द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हेल्प करते हैं डिसीजेस को फैलाने में, स्टॉप करने में, मतलब उनको बचाने में हमारे हेल्प करते हैं। अब फ्लूइड्स में जैसे सैनिटेशन में, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर जो होगा, रिमूवल उसमें सस्पेंडिंग पार्टिकल्स जैसे सॉल्ट और पैथोजेंस है उनको रिमूव किया जाए, प्रॉपर स्टोरेज और सप्लाई टू सभी को मिले। हाइजीन, कीप द वाटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, मतलब वाटर को हमें कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करना है। फिंगर सैनिटेशन में जैसे प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए हैंड्स की आफ्टर डिफेकेशन, दैट मीन जब आप पोटी जा रहे हैं तो उसमें आपके हैंड्स जो है अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए। हाइजीन, वॉश हैंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फूड, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉश करने चाहिए। फ्लाइज सैनिटेशन, कंट्रोल द फ्लाइज थ्रू द स्प्रेस एंड प्रिवेंशन ऑफ द गार्बेज एक्यूमुलेशन। तो ये कंट्रोल करना चाहिए फ्लाइज को थ्रू स्प्रेस के और प्रिवेंशन ऑफ द गार्बेज एक्यूमुलेशन के थ्रू, ताकि वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर ना हो। और हाइजीन, कीपिंग द फूड कवर्ड, उनको रखना चाहिए कवर करके, और डबल डोर्स और विंडोज यूज करने चाहिए। फील्ड्स में सैनिटेशन, अवॉइड ओपन डिफेकेशन, यानी कि पोटी वगैरह जब भी करते हैं तो उसको ओपन में ना करें। हाइजीन, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वेजिटेबल्स की और फ्रूट की बिफोर यूज करने से पहले। फ्लड सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। हाइजीन, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर लाइक क्लोरीनेशन एंड द डबल बॉइलिंग बिफोर यूज करने से पहले डबल बॉइलिंग होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको यहाँ पर फिगर से समझाया गया, फिकल मेथड्स ये फ्लूइड्स में प्रोटेक्ट करते हैं वाटर सोर्स को, ट्रीट एंड स्टोर वाटर, अगर हेल्दी पर्सन इनको यहाँ पर जाएगा फिंगर्स के थ्रू, वॉश करने चाहिए हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, वॉश हैंड आफ्टर डिफिकेशन करना चाहिए। फ्लाइज, कवर करना चाहिए फूड को, कंट्रोल फ्लाइज होंगे उससे। क्लीन, अब नेक्स्ट फ्लड्स में थ्रू क्लीन वेजिटेबल और फ्रूट्स बिफोर द यूज करने से पहले इनको हमने फ्रूट्स वगैरह को अच्छे से वॉश करना चाहिए। अवॉइड ओपन डिफेकेशन, डिफेकेशन मतलब पोटी ओपन में नहीं करना चाहिए, यूरिन ओपन में नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होना चाहिए। अब यहाँ से एक एक्टिविटी है जो इसको समझा रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड बाय द लोकल अथॉरिटी, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सभी रेजिडेंट्स एरिया के अंदर जो उनकी लिमिट्स में होते हैं सभी को सप्लाई करते हैं। वाटर टेकन फ्रॉम द रिजर्वायर से, रिवर से, कैनाल से, ये क्लीन बाय प्रेसिपिटेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू और क्लोरिनेशन और ओजोनाइजेशन के थ्रू होता है सप्लाई करने से पहले। ग्राउंड वाटर ट्रीटेड होता है इन एरियाज में जहाँ पर ये एक्सेस ऑफ द हार्मफुल डिजोल्व सल्ट इसमें से कैरीज करे जाते हैं। फाइंड आउट द एरिया जहाँ पर क्लीनिंग ऑफ वाटर कैरिड आउट होता है, और मेथडोलॉजी को जो क्लीनिंग और सप्लाई के लिए वहाँ पर आपकी लोकेलिटी में जो यूज किए जाते हैं उन मेथड को देखिए। चेक दैट एवरी हाउस होल्ड ऑफ योर लोकेलिटी हैज एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हर एक आपकी लोकेलिटी के अंदर, आपके सभी हाउस होल्ड के अंदर
मतलब ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना चाहिए। डू पीपल जो शांतिज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ देयर लोकेलिटी रिसीव क्लीन वाटर, जो आपके झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, क्या उनको क्लीन वाटर मिल रहा है? हाउ दे मैनेज टू हैव ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज, कैसे उन्हें खाना मतलब नियर बाय हाउसेज से कैसे ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, और हैंड पंप से। सम न्यूली बिल्ट जो हाउसेज होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल होती है और ऑपरेटेड पंप्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर, कैसे वो पानी की रिक्वायरमेंट को अपना कंप्लीट करते हैं। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लोकल अथॉरिटी, व्हाट डू आवर योर फैमिली रिड्यूस टू रिड्यूस सॉलिड वेस्ट? तो सॉलिड वेस्ट जो आता है गार्बेज, ट्रैश, रबिश, स्लज और अदर डिस्कार्डेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं। और इनका मैनेजमेंट क्या करना है? रिडक्शन करना या एलिमिनेट करना या रीयूज रिफ्यूज करना इनको यूज करने के लिए। तो ये एक हमारी हेल्थ के ऊपर एक ऑब्वियसली बात है, प्रिवेंशन है हमारे एडवर्स इफेक्ट के ऊपर। फॉर दिस लोकल अथॉरिटीज क्या करती हैं? लार्ज कंटेनर सुटेबल प्लेसेस में जहाँ पर सॉलिड वेस्ट डंप होता है वो सब प्लेस करती हैं, और उनको फिर साइट पे ले जाया जाता है जहाँ पर ये सेग्रेटेड होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पार्ट्स के अंदर। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो रैग पिकर्स और डंप जो लैंडफिल्स के अंदर पे फिल कर दिए जाते हैं, और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उनका कंपोस्ट और मैन्योर बनाया जाता है। मैनी फैमिली जो सेग्रेट करती हैं सॉलिड वेस्ट को, गार्बेज और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो कंपोस्टेड होता है और यूज होता है किचन के गार्डन के अंदर, और रबिश और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, रैग पिकर्स और म्युनिसिपल स्टाफ उनको पिक करता है। अब आ जाइए डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी और डिजीज फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजीज फ्री का मतलब और हेल्दी का मतलब क्या है? कि आपको कोई डिजीजेस नहीं है तो क्या आप हेल्दी खिलाओगे? नहीं, आप हेल्दी नहीं खिलाओगे, क्योंकि हेल्दी के अंदर आपकी सोशल वेलबींग होना भी जरूरी है और मेंटली वेलबींग होना भी जरूरी है। तो डिजीज, डिस्टर्ब, ईज और डिस्कम्फर्ट, कोई भी डिस्कम्फर्ट एक ऐसी कंडीशन हो रही है जो आपकी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को डिस्टर्ब करता है, उसे हम डिजीज कहते हैं। और पर्टिकुलर सिम्टम या डिस्कम्फर्ट होते हैं तब हमें एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट फाइनल कोज का पता चलता है, जैसे डायरिया, फीवर, डेंस्ट्री। तो ये आपका इस तरह से हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अब डिजीज फ्री पर्सन इज जिसको कोई भी आपका बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट नहीं है। हाउएवर डिजीज फ्री पर्सन कैन बी गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ का भी हो सकता है, वो गुड हेल्थ भी हो सकती है, उसकी पुअर हेल्थ भी हो सकती है। डिजीज फ्री पर्सन आपका पुअर हेल्थ में कैसे होगा? जब आप कोई भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, जैसे एक डांसर नॉट परफॉर्मिंग वेरियस ग्रेसफुल मूवमेंट एंड स्टेप ऑफ द डांस। अगर कोई डांसर है अच्छी मतलब स्टेप्स नहीं कर पा रहा है डांस के, और एक म्यूजिशियन अपना कंट्रोल नोट्स जो है उनको नहीं बना पा रहा है फ्लूइड से, तो देयरफॉर जो रियलाइजेशन होती है यूनिक और कंप्लीट पोटेंशियल की अमंग ऑल ऑफ अस, वो असेंशियल होती है हमारी रियल हेल्थ के लिए। तो दैट मीन्स हमारा कोई ना कोई पोटेंशियल अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो हमारी रियल हेल्थ के लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए शौक है। तो एक्चुअली जो हेल्थ होता है वो कनेक्टेड बिसाइड फिजिकल फिटनेस से और गुड ट्यूनिंग और एटीट्यूड जो हमारी अदर फैमिली के मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी के या कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ भी अगर हमारा अच्छा एटीट्यूड है तब हम उनको क्या कहेंगे? हेल्दी पर्सन। एंड दिस इज अपोज टू डिजीज वेयर द ओनली द इंडिविजुअल्स आर सफर। और ये अपोज्ड है, मतलब इंडिविजुअल एक डिजीज फ्री है तो वो तो एक सिंपल एक इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड रह गया। तो हेल्दी और डिजीज फ्री के पर्सन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं? वेलबिंग, ये फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबिंग होता है। डिजीज फ्री, या कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में। कंसर्न, इट इज कंसर्न विद द फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट से भी कंसर्न है, ये सिर्फ इंडिविजुअल से ही कंसर्न होता है। एनर्जी, एक हेल्दी पर्सन फुल ऑफ एनर्जी होता है और एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग काम करता है। परफॉर्मेंस डिपेंड्स करती है एटीट्यूड और द एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज, एक हेल्दी पर्सन फ्री होता है डिजीजेस से। ए डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी, डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज, फ्रीडम फ्रॉम द मेंटल एंड सोशल टेंशन से जो फ्री है उनको गुड हेल्थ कहेंगे। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और अनकंटामिनेटेड बैलेंस्ड फूड होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेसेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन आर सेम और डिफरेंट? वाई?
आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस आपके डिफरेंट है, क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम डिजीज इज कनेक्टेड टू ओनली वन एस्पेक्ट स्टेट ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड है। गुड हेल्थ कंप्राइज करता है 3 एस्पेक्ट को, बॉडी फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल वेलबींग को। तो ये 3 एस्पेक्ट्स को देखता है। अब एग्जामिनेशन में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। Being disease free is not the same as being healthy. Explain the statement, give an example. Disease free person does not have any discomfort. कोई भी discomfort नहीं होता किसी भी body के part में, जबकि healthy person जो होता है disease free होने के अलावा एक complete mental और social well-being की state में होता है। A disease free person can be in poor health if one is unable to perform as per requirement. जैसे कोई भी डांसर या म्यूजिशियन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि हेल्दी पर्सन का साइन नहीं है। एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द सोशल एंड मेंटल वेलबींग। अनलेस और अंटिल देयर इज अ परफेक्ट सोशल और मेंटल वेलबींग, ए डिजीज फ्री पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी, उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। सोशल वेलबींग डिपेंड करता है आपके एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पर, आपकी सोशल हार्मनी क्या है, खुशी क्या है, प्रॉपर अर्निंग के ऊपर। मेंटल हेल्थ इज फ्रीडम होती है आपकी डिस्पेयर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से आप फ्री हैं। बोथ मेंटल और सोशल वेलबींग आपके एसेंशियल होते हैं डिजीज फ्री पर्सन टू लीड ए हेल्दी लाइफ। दोनों मेंटल और सोशल वेलबींग पर्सन है वो डिजीज फ्री अपनी और हेल्दी लाइफ को जीते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रॉम वेयर डज द टर्म डिजीज ओरिजिनेट, डिजीज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ टर्म। हाउ इज इट पॉसिबल टू बी इन अ पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। The term disease has originated from the two words this without is comfort. It means discomfort in any part of the body. A disease-free person can be in poor health or if one is unable to perform per requirement. अगर अपनी requirement के according नहीं perform करता तो वो आपका person poor health में कहलाएगा। कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वर्क में, इज एप्रीहेंसिव है और इज डिसहार्मनी विद अदर्स, दूसरों के साथ मतलब वो खुश नहीं है तो भी वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड वुड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज। क्या ये पॉसिबल है? एक बैलेंस्ड और प्रॉपर फूड एसेंशियल होता है आपकी डेवलपिंग और गुड फिजिक्स के लिए, लेकिन ये ऑप्टिमम फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के अंदर हेल्प करता है ऑर्गन्स की, और इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि माइनर इन्फेक्शन को हमारी बॉडी बिना किसी हार्म करे, इन्फेक्शन आर अनेबल टू हार्म द बॉडी, तो छोटे छोटे इन्फेक्शन हमारी बॉडी को कोई हार्म ना कर सके। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट करता है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर पर, कि आपने कितना प्रिवेंट किया। लिस्ट द 3 पॉइंट्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सपोजर। इन्फेक्शंस अकर ओनली तभी होता है जब हम एक्सपोज होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स पर। इन्फेक्शियस एजेंट आपके 3 सोर्सेज से आते हैं, एयर, वाटर और वेक्टर्स। ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग के अंदर एयरबोर्न जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, और कंटेजियस डिसीज आपकी यानी कि फंगल डिजीज होती हैं वो फैलती हैं। अनसेफ वाटर, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग एंड बेथिंग वाटर स्प्रेड करता है वाटर बोर्न डिसीजेस जैसे कोलरा वगैरह हो गया, इन सबको फैलाता है। वेक्टर्स, मॉस्किटो, फ्लाइज, पेस्ट कोज करते हैं नंबर ऑफ द डिसीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू। और टाइमली रिमूवल करें अगर गार्बेज का, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल का। क्लीनिंग एंड कवरिंग ऑफ द ड्रेन्स, डबल डोर्स एंड विंडोज अलोंग विद द डोमेस्टिक हाइजीन, प्रिवेंट करें हम एक्सपोजर ऑफ द वेक्टर्स को। तो ये हम इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डिसीजेज आती हैं। एक्सप्लेन गिविंग आंसर, सो ये बैलेंस डाइट नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, ये अभी ऊपर आप पढ़ के आए हैं। हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स करता है सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। तो एनवायरमेंट, वेक्टर्स, फ्लाइज और पेस्ट डेवलप होते हैं इन एरियाज विद अ फिल्थी एनवायरमेंट के अंदर, लिटरेटेड गार्बेज में, ओवरफ्लोइंग और अनक्लीन जो ड्रेन्स होती हैं, पुअर सीवेजेस सर्विसेज होती हैं। ऑन द अदर एंड क्लीन एनवायरमेंट वो प्रिवेंट करेगा ग्रोथ को, और वेक्टर और कैरियर बोर्ड डिसीजेस वो कम से कम होंगी और पीपल क्या होंगे, हेल्दी होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, आवर सराउंडिंग एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी से फ्री होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है रुके हुए पानी के अंदर तो बहुत डिसीजेस होंगी, तो क्योंकि स्टेगनेंट वाटर ये क्रिएट करता है स्ट्रिंग को, स्मेल को, और बिकम्स ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है मॉस्किटोज के लिए। मॉस्किटो ही वेक्टर्स होते हैं जो पैथोजेंस को फैलाते हैं, जो मतलब बीमारियों को फैलाने वाले को पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डी पार्ट, सोशल हार्मनी एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशंस नेसेसरी होती हैं गुड हेल्थ के लिए भी। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो सोशल हार्मनी, गुड रिलेशंस अगर हम अदर सोसाइटी में सभी के साथ रखें, शेयरिंग करें अपने दुखों को या खुशी को, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है।
गुड इकोनॉमिक कंडीशंस ये भी रिक्वायर्ड होती हैं ओनली, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो मीट होती हैं उनको मीट करवा रहा है, हमारी न्यूट्रिशन को, हमारी क्लोथिंग को, हमारी एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, बट आल्सो ओकेजनल आउटिंग जो है फैमिली और फ्रेशनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो ये आपकी ओकेजनल आउटिंग भी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन थर्ड पर, एजुकेटिंग पेरेंट्स वुड हेल्प ए लॉट ऑफ इन रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ द डिसीजेस इन द चिल्ड्रन। पढ़े लिखे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के अंदर डिसीजेस को प्रिवेंट करते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द 5 रीजंस। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो चिल्ड्रन होते हैं उन पेरेंट्स ही उनकी केयर करते हैं। तो जितनी भी हैबिट्स होती है एक चाइल्ड डेवलप करता है मेनली जो उनके पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स से ही ऑब्टेन करता है। जो भी वो खाना खाते हैं, पहनते हैं, स्टडी करते हैं, प्ले करते हैं या अदर पास टाइम्स करते हैं विद द टैक्टिक और कंसेंट ऑफ द पर्सन, पेरेंट्स से, पेरेंट्स की खुशी से जो भी वो टाइम पास करते हैं या कुछ भी खेलते हैं। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो प्रोटेक्ट करेंगे चिल्ड्रन को डिजीजेस से, और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आपके फ्री होते हैं डिजीजेस से। सम रीजंस उनके क्या क्या हैं, वैक्सीनेशन करवाएंगे, चिल्ड्रन मस्ट बी वैक्सीनेटेड होने चाहिए जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, और ये एलिमिनेट कर देगा पॉसिबिलिटी ऑफ कैचिंग मैनी डिजीजेस को। डाइट, एक ग्रोइंग चाइल्ड जो है उनको प्रॉपर और बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए ताकि जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स हो। एक्सेस और डेफिशिएंसी अगर किसी भी कंपोनेंट की हो जाती है तो वो हार्मफुल करता है बॉडी को और इम्यून सिस्टम को। अनकंटामिनेटेड फूड और वाटर, फूड शुड बी फ्रेश और कुकड होना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश प्रॉपरली होनी चाहिए बिफोर यूज करने से पहले, और वाटर यूज फॉर कुकिंग और ड्रिंकिंग वो फ्री होना चाहिए सभी पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेट से। हाइजीन, चिल्ड्रन शुड बी टॉट प्रॉपरली, उनको वॉश करना चाहिए हैंड बिफोर आफ्टर द मील्स, क्लीनिंग द टीथ आफ्टर द मील्स एट होम, टेकिंग बाथ डेली, चेंजिंग क्लोथ्स डेली, यूजिंग डिफरेंट क्लोथ्स फॉर प्लेइंग, प्लेइंग के लिए भी आप डिफरेंट क्लोथ्स यूज कर रहे हैं। रेगुलरिटी, इट इज अ की टू गुड हेल्थ, ये की है गुड हेल्थ के लिए। देयर शुड बी प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, डेली एक्सरसाइज, स्लीपिंग टाइम, स्टडी टाइम और रिक्रिएशन टाइम का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं उन अपने बच्चों को ये सब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट काइंड ऑफ द फूड इज एडवाइज व्हेन वी फॉल सिक एंड व्हाई। तो एक सिक और पर्सन को नॉन स्पाइसी, ब्लैंड और इजीली डाइजेस्टिबल बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए जो उनकी एनर्जी को जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सके एज वेल एज जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स हो। मेंशन एनी 3 बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए 3 कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो बेसिक कंडीशंस क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज एंड डिसेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम द मेंटल टेंशन एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग स्ट्रेस ऑफ द वेरियस टाइप के स्ट्रेस से ओवरकम कर सकें। सोशल हार्मनी, यानी कि आपकी सोसाइटी में सोशल हार्मनी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, अब डिजीज और उसके कॉजेज क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, डिजीजेस एंड इट्स कॉजेज, कि डिजीजेस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इसका क्या है, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। अब डिजीज दिखती किस तरह से है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो डाइजेशन ऑफ फूड करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है जो बॉडी पार्ट को होल्ड करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन से और ऑर्गन ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। एंड देयर कैन बी डिस्ट्रप्शन भी होती है फंक्शन की, कि कभी ब्लॉकेज हो गया है, कुछ इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गया तो उसमें डिस्ट्रप्शन भी हो जाती है। तो ये डिस्कम्फर्ट करता है या और डिजीज हमें क्रिएट कर देता है। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो डिस्कम्फर्ट क्या है, इंटरनल होता है, सो दैट जो कोज होता है डिस्कम्फर्ट का और डिजीज का कैन नॉट बी नोन इजिली, और उसका हमें कई बार पता नहीं चल पाता इतनी आसानी से कि उसका हमें रीजन क्या है डिस्कम्फर्ट का। तो डायग्नोसिस इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ सिम्टम एंड साइंस। तो डायग्नोसिस जो है वो मीन्स ऑफ सिम्टम्स और साइंस से आपका क्या होता है, कैरिड आउट होता है, कि हमारे क्या क्या उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उससे में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारी कोल्ड हो गया तो हमें नाक क्या हो जाएगी, हमारी ब्लॉक हो जाएगी, उसमें से आपको इजी फील होना बंद हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट आ जाएगा। तो ये हमें क्या डायग्नोज से पता चलता है, हमें छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, रनिंग नोज रनिंग होना शुरू हो जाएगा, तो ये पता चलेगा हमसे कि इससे कि हमें कोल्ड हो गया है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस जो होते हैं अकरन जो डिसीज के, जिसमें विदाउट स्पेसिफाइंग द डिसीज, कि कुछ ऐसे एविडेंसेस मतलब प्रूफ होते हैं जो जिसमें डिजीज का
मतलब जब तक हमारे पास पूरी तरह से डिजीज ना हो जाए तो उसके हमें एविडेंसेस नहीं होते। तो यहाँ पर माल फंक्शनिंग यानी कि कोई भी पार्ट या बॉडी का पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे लूज मोशन हो गए, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, वो कोई भी आपको चोट लगी उसमें पस आ गई है, और या फिर पेट में दर्द हो रहा है, पेन इन एब्डोमेन, तो सिम्टम्स में भी इंटरनल और विजिबल भी हो सकते हैं जो बाहर से आपको दिखाई दें। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, सेवरल रीजंस होते हैं, जैसे हेडेक जो है वो डिफेक्ट आपकी मान लीजिए आई साइट वीक हो गई है तो उस वजह से भी हो सकता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस और फेलियर टू टेकल ए सिचुएशन। मेनिंजाइटिस मतलब आपके ये इन्फ्लामेशन हो जाती है आपकी मेनिंजेस में, जो आपकी ब्रेन की लेयर्स होती हैं उनको मेनिंजेस बोलते हैं, और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर फेलियर हो जाए किसी सिचुएशन को हम टैकल नहीं कर सकते। तो सिमिलरली फीवर कैन बी ड्यू टू, इसी तरह से फीवर भी कुछ अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो देयरफॉर जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव एविडेंसेस होते हैं। तो हम सिम्टम्स को क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव एविडेंसेस। अब साइंस जो होते हैं ये तो हो गए सिम्टम्स, और साइंस क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस होते हैं डिजीज के, जिनको एक डॉक्टर रिकॉग्नाइज करता है, नर्स या कोई और जो परफेक्ट होता है इस स्टडी के अंदर। एक डॉक्टर चेक्स करता है कुछ वाइटल साइन जैसे पल्स, टेम्परेचर, ब्रीथिंग, चेस्ट, एब्डोमेन, टू नो द साइन ऑफ द डिजीज, ताकि हमें डिजीज का पता चल जाए कि किस टाइप की डिजीजेस हैं। अब लेबोरेटरी एंड अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो भी कैरिड आउट होते हैं टू पिन पॉइंट द डिजीज। कुछ टेस्ट जैसे ब्लड के हो गए, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है तो ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है, तो इस तरह से ये पिन पॉइंट करके आपको डिजीज का कैरी आउट करवाया जाता है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिम्टम्स और साइन में फर्क क्या है, और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एविडेंसेस ये सब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं डिजीजेस के, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंसेस होते हैं डिजीजेस के। डिटेक्शन, देयर आर द फिनोमिना which can be detected by individual affected by disease, जो individual affected होता है disease से ये उनसे detect होता है, and they are the phenomena which can be detected by someone other than the effective individual, जो दूसरे affected individual के अलावा जो होते हैं वो उनको recognize करते हैं। इंडिकेशन, सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं अकरेंस ऑफ द डिजीज को, साइंस इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज की पर्टिकुलर डिजीज क्या है। अब मेजरमेंट, दे डू नॉट मेजरेबल बट ओनली फेल्ट किए जा सकते हैं। साइंस आप मेजर भी कर सकते हैं जैसे पल्स, टेम्परेचर, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्कैनिंग एंड लेबोरेटरी टेस्ट से आप इनको मेजर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें इनके बीच में डिफरेंसेस भी कई बार पूछा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन कि आपका टाइम कितना लिया है बीमारी ने, तो या ऑनसेट जो स्टार्ट होने से पहले, तो जब स्टार्ट होती है उसके बाद, तो डिसीजेस दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है जो डेवलप रैपिडली एकदम से होती है, और कुछ सीवियर मतलब होगा बट लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे आपको डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोल्ड भी हमारा 2-3 दिन के लिए होता है उसके बाद ठीक हो जाता है, कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। एक्यूट डिसीजेस नॉर्मल एक्टिविटी को हमारे से अलग होती हैं उसमें एक्टिविटीज, और फ्यू डेज के लिए, जैसे किसी को कोल्ड हो गया तो पूरा बॉडी के अंदर पेन रहेगा लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स द पेशेंट रिकवर्स कम्प्लीटली, और पेशेंट रिकवर कर जाता है कम्प्लीटली और फिट हो जाता है टू रिज्यूम वंस नॉर्मल एक्टिव लाइफ, और वंस एक की नॉर्मल एक्टिव लाइफ भी रिज्यूम कर लेता है। ऐसा एक्यूट डिसीजेस जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं तो ये हार्म नहीं करती, डज नॉट हार्म द बॉडी टू एनी एक्सटेंट, कि ये क्योंकि बॉडी को इतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करती। लेकिन जो क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं और डेवलप स्लोली होती हैं, और एक माइल्ड कोर्स होता है पहले तो बिगनिंग के अंदर, बिगनिंग में ये माइल्ड होंगी, अब ये पहले तो बिगनिंग के अंदर माइल्ड होते हैं यानी कि थोड़े से सिम्टम्स होते हैं उनके, और इट बिल्ड्स अप विद द टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, और उनका प्रोलॉन्ग इफेक्ट यानी कि काफी अच्छा एक खासा इफेक्ट आता है आपकी हेल्थ पर। अब क्रॉनिक डिसीज जो होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, मेनली हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट कर जाती हैं या फिर किसी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर जाती हैं। हेल्थ डिक्लाइन, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंटेसिस है कुछ पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अंदर, की एलिफेंटेसिस के अंदर कि पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ हैं, तो ये क्या होती है टाइम लेकर इंक्रीज होती हैं, और डायबिटीज़ भी, और ये हमारी बॉडी के सारे जो पार्ट्स होते हैं
उनको इफेक्ट करती ही करती है। अब क्रोनिक डिसीजेस और पुअर हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक एक्यूट डिसीजेस सीवियर तो होती है एकदम से, उसका इफेक्ट आता है, लेकिन हमारी बॉडी को इतना ज्यादा हार्म नहीं करती और ना ही बॉडी के फंक्शंस को हार्म करती है। इट इज बिकॉज क्योंकि ये जल्दी से आपकी ठीक भी हो जाती है और हमें मेजर हजार्ड जो होते हैं हमारे इट हैज टाइम, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता और हमारे पास पूरा टाइम होता है ताकि हम अपनी बॉडी को देख सकें। अगर मान लीजिए आपको कफ हो गया और कोल्ड हो गया तो ये कॉमन है और आप एक वीक के अंदर आप बेटर फील करने लगोगे और सो विदाउट कोई भी इसका इफेक्ट नहीं रहता हेल्थ के ऊपर। लेकिन जबकि क्रोनिक डिसीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाए लंग्स की, तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ आ जाती है, खाने की भूख नहीं लगती, वेट लूज होने लग जाता है और टायर्डनेस फील होती है सब सारा टाइम। और ऐसे पर्सन एक नॉर्मल लाइफ को नहीं जी सकता। और एज ए स्कूल बॉय सफरिंग जब क्रोनिक डिसीज से सफर करता है तो कैन नॉट बी, वो रेगुलर स्कूल नहीं आ सकता, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो टीचर्स की हैं उसको फॉलो नहीं कर पाएगा रेगुलरली। तो सच ए पर्सन उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उनकी हेल्थ पर और बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट भी कर देता है। जैसे एग्जांपल क्या, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस और हाइपरटेंशन। तो ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है और ये पर्सन को हेल्दी लाइफ नहीं जीने देता। नेक्स्ट आइए एक्यूट और क्रोनिक डिसीजेस के बीच में डिफरेंसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में मोस्ट प्रोबेबली पूछे ही जाते हैं। अपीयरेंस, ये अपीयर एकदम से सडनली होते हैं, ये अपीयर ग्रेजुअली धीरे धीरे होते हैं। पीरियड ये लास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ये लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होते हैं और मे बी लाइफ लॉन्ग पीरियड होता है। और अकरेंस, एक्यूट डिसीजेस आर कॉमन है, क्रोनिक डिसीजेस आपकी लेस कॉमन होती हैं। इफेक्ट, there is no after effect as a recovery complete होती है। आफ्टर इफेक्ट्स रिमेन्स इवन आफ्टर द रिकवरी ड्यू टू डैमेज ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, कि बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से इनका इफेक्ट रहता ही रहता है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्क शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कोल्ड हो गया जैसे डायरिया हो गया। और इंटरप्शन जो इंटरप्शन है, ये इंटरप्शन ऑफ द वर्क एक लॉन्ग पीरियड होता है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज और एलिफेंटियासिस। एक बार पर्सन की हाइट अगर एक्सेस में इंक्रीज होगी तो इंक्रीज हो ही गई, आप उसको शॉर्ट तो नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी ले रहे हैं, स्टडी हम कर रहे हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस का। आपने सर्वे करना है नेबरहुड में और देखना है कितने पीपल एक्यूट डिसीजेस से लास्ट 3 मंथ्स के अंदर सफर हुए हैं। हाउ मेनी पीपल्स डेवलप क्रॉनिक डिसीजेस, आपके इसी सेम पीरियड में कितना क्रॉनिक डिसीजेस है। एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ द पीपल जो क्रॉनिक डिसीज से आपके नेबरहुड में सफर कर रहे हैं उनको देखना है। क्या क्वेश्चन 1 और सेकंड का डिफरेंट ही होगा? ऑब्वियसली बात है। क्या सेकंड और थर्ड का डिफरेंट होगा? तो हो सकता है फाइनली जो टोटल नंबर पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक उससे आए हैं उनको आपने ऐड करना है। तो ये एक्टिविटी एक आपने करनी है। एंड व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस, कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं और डिफरेंसेस जनरल हेल्थ पर आपने देखनी है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल सफर करेंगे एक्यूट डिसीजेस से, क्योंकि कोल्ड, कॉमन कोल्ड हर एक को होता ही रहता है, कफ भी हो जाता है। 1% डेवलप क्रोनिक डिसीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक पर्सन को क्रोनिक डिसीज मिल भी सकती है और टोटल नंबर ऑफ द पीपल जो सफर कर रहे हैं क्रोनिक डिसीज से इज ओनली 4 हैं। तो ऑलमोस्टली वो क्या होंगे, एल्डरली पीपल होंगे। तो आंसर टू द क्वेश्चन 1 और सेकंड ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का आंसर अलग है और सेकंड का आंसर अलग है। आंसर टू सेकंड और थर्ड ये भी डिफरेंट है। तो रीजन क्या है डिफरेंसेस का, कि क्रोनिक डिसीजेस क्या होती हैं, स्लो टू डेवलप होती हैं और एक लॉन्ग कोर्स जो ऑफ द डेवलपमेंट में लेती हैं टाइम। जबकि आपका जो शॉर्ट होती हैं, एक्यूट होती हैं, वो आपका 2-3 महीने के अंदर काफी पर्सन को हो भी सकती हैं। अब डिजीजेस होती कैसे हैं, मींस कोजेस क्या है डिजीजेस के। तो यहाँ पर बड़े सारे फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स जो कोज करते हैं डिजीजेस के वेरियस कैटेगरी है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। अब फर्स्ट लेवल ऑफ द कोज क्या है, इट इज द रियल और प्राइमरी कोज होता है डिजीज का। इन्फेक्शन जैसे वायरस से हो गया, बैक्टीरियम से हो गया, प्रोटोजोआ से हो गया। तो फर्स्ट लेवल जो कोज का होता है वो इमीडिएट कोज या प्राइमरी कोज होता है। और इन्फेक्शन कैन कम फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, यूटेंसिल और वेक्टर से आता है। सपोज एक बेबी जो है उसको लूज मोशन हो गए हैं, तो इन्फेक्शन मस्ट बी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और ये किससे आता है, कंटेमिनेटेड वाटर से, मिल्क से या यूटेंसिल से आ सकता है। अब सेकंड लेवल ऑफ द कोज ध्यान दीजिए, तो ये कंट्रीब्यूटिंग कोज होता है जो इंक्रीज कर देता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पर्सन। ये एक पर्सन के अंदर खुद ही अपने वीक इतना है कि वो डिजीजेस को कैच कर रहा है। तो ये किसकी वजह से, पुअर इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है, और हेल्थ जो अंडर नरिशमेंट की खाना उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, या पुअर हेरिडिटरी की गरीबी इतनी ज्यादा कि लोग
अपना खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, सेकंड लेवल ऑफ द कोर्स। अब थर्ड लेवल ऑफ द कोर्स तो इंक्रीजेस जब चांसेस होते हैं कैचिंग द डिसीज, तो रिपीटेड जब मान लीजिए कई एरिया के अंदर कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई हो रहा है, तो ये एवरीबॉडी को क्या कर देगा, वाटर बोर्न डिसीज से इफेक्ट कर देगा। अब वाटर जो सप्लाई हेल्थ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से सप्लाई होता है, तो लेटर बिकम क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल ऑफ द कोज हो जाएगा। और पुबर्टी कैन आल्सो बिकम थर्ड लेवल ऑफ द कोज हो जाएगी। तो पुबर्टी जो होगी यहाँ पर क्या होगी, थर्ड लेवल ऑफ द कोज, सेकंड इम्यूनिटी, और फर्स्ट जो आपका क्या है कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड यूटेंसिल और वेक्टर्स से, मतलब ये आपका इमीडिएट कोज होगा जो किसी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से है। तो फर्स्ट बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सेकंड लेवल आपका पुअर इम्यूनिटी की वजह से, और थर्ड लेवल आपका किसी भी आपकी जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनकी वजह से। तो पुबर्टी भी आपका एक कोज इसमें बन सकता है। नेक्स्ट आ जाइए इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पर। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कोजेस क्या है। अब डिजीजेस कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है या एक्वायर्ड भी हो सकती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या है, जो बाय बर्थ होती हैं। अब कॉन्जेनाइटल डिजीजेस आर द वंस जो प्रेजेंट होती हैं बर्थ से ड्यू टू डिफेक्टिव हेरिडिटरी की वजह से, जैसे हीमोफीलिया है जिसमें आपका डिफेक्टेड एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है। जैसे हेयर के लिप्स हो गए जो ऑब्टेन होते हैं आपके, हेयर लिप का मतलब ये हेयर लिप है, तो ये आपका क्या है कि ये मदर से आपको क्या बच्चे को ये बीमारियां हो जाती हैं। और एक्वायर्ड डिसीजेस वो डिजीज होती हैं जो पर्सन आपके बर्थ के बाद, नेक्स्ट आ जाइए इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कोजेस। तो डिजीजेस आपकी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस आपकी वो डिजीजेस होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं बर्थ से किसी भी इफेक्टिव हेरिडिटरी की वजह से, जैसे हीमोफीलिया हो गया, जो डिफेक्टेड एम्ब्रायो की डेवलपमेंट की वजह से हेयर लिप हो गया, जो या किसी मदर से जैसे आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे को हो जाती है। अब एक्वायर्ड डिसीज वो डिसीज होती है जो पर्सन बर्थ के बाद एक्वायर करता है, और दे में बी कोज्ड बाय द पैथोजन और नॉन पैथोजन से आपकी हो सकती हैं। पैथोजन कोज्ड डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम द डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब पैथोजेंस जो है एक डिजीज वाले पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को बीमारियां फैलाते हैं। पब्लिक और कम्युनिटी जो हेल्थ फैक्टर्स होती हैं इसके मेजर कोज है, और इनको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। अब इनको जो नॉन पैथोजन कोज करते हैं डिजीजेस को, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते नहीं है, और ये क्या कहलाती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो नॉन पैथोजन से जो फैलती है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। अब डिजीजेस आपकी दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड होती हैं। अब एक्वायर्ड के अंदर आपकी क्या होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस आती है। अब इन्फेक्शियस में आपकी कंटेजियस भी हो सकती है, नॉन कंटेजियस यानी कि टच करने से फैल सकती है, और नॉन टच से भी नॉन टच वाली जो होती हैं वो होती हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस जो होती हैं वो डीजेनरेटिव डिसीजेस हो गया, यानी कि कोई भी डिफॉर्मिटी हो गई है, मेटाबॉलिक डिजीजेस हो गई, कोई भी डेफिशिएंसी यानी कि कोई विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई है, कोई पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन की वजह से डिजीज हो जाती है, किसी को एलर्जी हो जाती है, मान लीजिए किसी को कैंसर भी हो सकता है, तो इंजरी भी चोट भी लग सकती है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आता है। तो ये इस तरह से एक पिरामिड बनाकर दिया हुआ है जो आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको देख के। अब इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस ये कोर्स होती है जो पैथोजन से होती हैं, जो एक पर्सन से, एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं बाय द मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेथड से ये फैलती हैं
मान लीजिए डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, टच कर रहे हैं, एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से, इंसेक्ट करियर की वजह से, वेक्टर्स की वजह से, कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, वाटर की वजह से, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया और मीजल्स हो गए। तो मीजल्स जो बम्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसे मीजल्स जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बच्चों को, उन्हें मीजल्स बोलते हैं। और जैसे छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी कई हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बोलते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर द वंस विच आर नॉट कॉज्ड बाय द पैथोजन, लेकिन एक्सटर्नल जो अदर एक्सटर्नल जैसे पोल्यूटेंट्स हो गया, अंडर नरिशमेंट खाने की कमी की वजह से हो गया, या इंटरनल फैक्टर की वजह से हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये किसकी वजह से होता है? ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, ना एक्सरसाइज ना करने की वजह से। अब डायबिटीज मेलाइटस जो एक हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी होती है, और इनएडुकेट डाइट जो से क्वार्शर, एनीमिया, ग्वाइटर, नोक नी डिजीजेस इस तरह से हो जाती है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन नॉट पास फ्रॉम ए पेशेंट टू ए हेल्दी पर्सन। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जितनी भी होती है वो एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन में नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाइए इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब एजेंट्स दे आर कॉज्ड बाय द लिविंग एजेंट, जिनको पैथोजेंस कहते हैं, उनके थ्रू फैलता है। एंड दे आर कॉज्ड बाय नॉन लिविंग नॉन पैथोजेनिक एजेंट्स के थ्रू होता है। फैक्टर्स, इन्फेक्शियस डिजीज आर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। फैक्टर्स, ये इन्फेक्शियस डिजीजेज आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आपकी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से हो सकती हैं। अब कोजेस क्या होते हैं? ये डिफेक्टेड पर्सनल हाइजीन की वजह से होते हैं, पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की वजह से। और नॉन इन्फेक्शियस में लिटिल रोल होता है, नॉन दे हैव लिटिल रोल इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में पब्लिक हेल्थ का मतलब रोल कम होता है। कम्युनिकेबिलिटी, डिजीजेस स्प्रेड होती है एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में, और देयर इज नो कम्युनिकेबिलिटी, इसमें कम्युनिकेशन से नहीं होता कुछ भी। ट्रांसमिशन, द डिजीजेस स्प्रेड करती है डायरेक्ट मेथड बाय द पेशेंट, जैसे एयर, कॉन्टेमिनेटेड आर्टिकल्स, वेक्टर्स और करियर से ये आपकी फैलती है। ट्रांसमिशन एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन द कॉन्जेनाइटल डिसीजेस में। एक कॉन्जेनाइटल डिसीजेस में आपका पेरेंट्स से ये बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन द कॉन्जेनाइटल डिसीजेस। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस में पेरेंट से बच्चा एक्वायर करता है बर्थ के टाइम पर। अब पेप्टिक अल्सर और नोबेल प्राइज के हम बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पेप्टिक अल्सर एक एसिडिटी रिलेटेड हाईली पेनफुल ब्लीडिंग एरियाज होते हैं जब स्टमक के अंदर और ड्योडेनम में। तो जब स्टमक में और एरियाज में कुछ आपकी लाइनिंग जो होती है कट जाती है और वहां पे पेनफुल ब्लीडिंग होती है, तो उसे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। और ये लाइफस्टाइल की वजह से सोचा जाता था, एक्चुअली डाइट और एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। और ये फैक्टर्स आर बिलीव टू ब्रिंग अबाउट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द एसिड इन स्टमक। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो आपके स्टमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और वो लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। अब 1984 में पर्थ जो बेस्ड ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे, रॉबिन वारन जो बोर्न हुए थे 1937 में, उन्होंने देखा लोअर पार्ट जो स्टमक का है उसके अंदर कर्व स्मॉल फ्लैजिले बैक्टीरिया अकड़ होते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये बैक्टीरिया, इस तरह से बैक्टीरिया अकड़ होते हैं। और एरिया अराउंड जो उनकी अकरेंस का है वो शो करता है साइंस ऑफ द इन्फ्लामेशन, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। और एक यंग क्लिनिकल फेलो जो थे वेरन के, मतलब उनके फ्रेंड थे जो बर्ग मार्शल, उन्होंने वो इंटरेस्टेड हुए वारंस की फाइंडिंग में, और उन्होंने सक्सेस पाई कल्टीवेटिंग बैक्टीरिया को कल्टीवेट करवाने में, यानी कि अपने ग्रो करवाने में अपनी लेबोरेटरी में। बोथ मार्शल और जो वॉरेन थे 1985 में, उन्होंने देखा कि पेप्टिक अल्सर को क्योर किया जा सकता है हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक से, कोई भी अदर बैक्टीरियल डिजीजेस की तरह। और डिस्कवरी एक वंस क्रोनिक
और इस डिस्कवरी ने क्रोनिक डिसीज को एक एक्यूट डिसीज में चेंज कर दिया और उन्हें इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 2005 के अंदर। तो ये एक आप देख सकते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर को क्या करता है, कोज करता है। ये इस तरह से इसके स्टैंड्स दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो बुक में बीच में आते हैं वो क्वेश्चन है, कोई भी 3 रीजंस बताने हैं व्हाई वुड यू थिंक दैट यू आर सिक, आप बीमार है एंड डॉक्टर को आपको देखना चाहिए। इफ अगर कोई भी सिम्टम्स आपका प्रेजेंट है, क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, व्हाई और व्हाई नॉट। तो रीजन फॉर सीकिंग ए डॉक्टर की लूज मोशन, फीवर, कोल्ड और कफ, इस तरह से आपका मतलब आपको हो गया है। तो ये सब सिम्टम जो है इन्फेक्शियस डिसीजेस के हैं और एक डॉक्टर ही इनको रिकग्नाइज कर सकता है कि इन्फेक्शन हुआ है। और एक डॉक्टर ही इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक सिम्टम भी प्रेजेंट है तो हम ये डॉक्टर के पास विजिट करना प्रेफर करेंगे। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, वो बेकार, वो बैड है और ये हार्मफुल भी हो सकता है। कोई भी ट्रेन डॉक्टर जो प्रॉपर मेडिसिन देंगे और डिसीजेस आपकी अनट्रीटेड अगर उसको छोड़ देंगे तो ये मोर डैमेज भी कर सकते हैं कि अगर लूज मोशन को हम करेक्ट ही ना करें, लूज मोशन होते जाएंगे तो पर्सन ज्यादा बीमार हो जाएगा, ज्यादा पेल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following cases do you think long term effects on your health are likely to be most unpleasant? तो unpleasant कौन से होंगे? If you get jaundice, if you get lees, if you get an acne। तो एक्ने और लीज जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं करते बॉडी को, लेकिन जॉइंडिस जो है एक्यूमुलेशन, जो मान लीजिए जॉइंडिस एक क्रॉनिक डिजीज होती है जो कि काफी दिनों तक रहती है और डैमेज करती है लीवर को। एक्यूमुलेशन जो बाइल का होता है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द बॉडी में, ये भी हार्म करता है बॉडी के पार्ट्स को। तो यहाँ से ये आपका जो जॉइंडिस हो गया वो तो आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। नेक्स्ट आ जाइए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट इज सिम्टम ऑफ अ डिसीज? सिम्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज होता है बॉडी में जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द डिसीजेस का विदाउट स्पेसिफाइंग द सेम, मतलब बिना उसको बताए। और एग्जाम्पल क्या, फीवर। यू हैव सफर्ड फ्रॉम द चिकन पॉक्स व्हेन यू वर इन द क्लास 4 में थे, तब आपको चिकन पॉक्स हो गया था। आपको ये आप दोबारा क्यों नहीं हुआ? एक स्मॉल जो इन्फेक्शन होता है चिकन पॉक्स का, वो एक सफिशिएंट एंटीबॉडीज बना देता है और सेल के अंदर सेल के अंदर ये आपके क्या बना देता है, मेमोरीज बना देता है इम्यून सिस्टम में, टू प्रिवेंट अनदर इन्फेक्शन की दूसरा इन्फेक्शन ना हो सके ऑफ द डिजीज। द इमीडिएट कॉजेज जो है डिजीजेस के नॉट इन्फेक्शियस नहीं होते। कोई भी ऐसी 2 डिजीजेस बताइए। तो कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस है, इसके सिम्टम्स आपके फैलते नहीं है। विच टाइप ऑफ द डिजीजेस ये कॉज करती है मोर डैमेज टू अवर बॉडी का, एक्यूट और क्रॉनिक? वाई? क्रोनिक डिसीज मोर हार्मफुल होगी बॉडी के लिए क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहेगी और हमारी इफेक्ट सभी ऑर्गन्स को क्या करेगी, इफेक्ट भी करेगी। नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द मेजर इफेक्ट्स ऑन द जनरल हेल्थ? एलिफेंटाइसिस, कफ एंड कोल्ड, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस। एलिफेंटाइसिस जो एक वार्म फिलेरिया, इससे कॉज होता है और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से। एंड ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरियम से होता है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इनके बैक्टीरिया को याद रखेंगे। ये क्रोनिक डिसीजेस होती हैं जो मेजर इल इफेक्ट्स देती हैं जनरल हेल्थ पर क्योंकि इनकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है। व्हाट इज पैरासाइट? गिव टू एग्जांपल। पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म है जो फीड करता है ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिसको होस्ट कहते हैं। जैसे विब्रो कोलरे, ये कोजिंग करता है कोलरा को, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये कोज करता है ट्यूबरक्लोसिस को। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्लेन व्हाई सम चिल्ड्रन फॉल इल मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर्स लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। चिल्ड्रन जो फॉल करते हैं मोर फ्रिक्वेंटली जो अदर्स से कर रहे हैं एक ही लोकेलिटी के अंदर, उनके अंदर इम्यूनिटी रिड्यूस हो सकती है ताकि उनको प्रॉपर इम्बेलेंस्ड और पुअर डाइट मिल रही है।
और पुअर हेरिडिटरी की वजह से, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस की वजह से, तो इस तरह से हो सकता है। अर्चना स्कूल में आ रही है जिसको कोल्ड और कफ है। उसके क्लासमेट्स हैं जो उसके पास डिड नॉट कैच द डिजीज, लेकिन अर्जुन जो उसके पास जो बैठा था उसको डिजीज होगी। गिव रीजन। कैचिंग द डिजीज डिपेंड करती है कि एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, डोज ऑफ पैथोजन उसकी कितनी है, और प्रेजेंस ऑफ द लोअर इम्यूनिटी की उसकी अर्जुन की जो इम्यूनिटी है क्या है, वो लोअर है, इस वजह से उसको जल्दी हुआ है। अब डिफरेंसेस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज आपने बताना है और एग्जाम्पल देना है सभी के, और मेंशन दो कोजेस बताने बेबी सिकनेस के। एक एक्यूट डिसीज वो डिसीज होती है जो डेवलप होती है जल्दी से और शॉर्ट टर्म के अंदर और सिवियर कोज देती है, लेकिन हार्म नहीं करती बॉडी को, और पेशेंट रिकवर्स फुली करता है। क्रोनिक डिसीज स्लो डेवलपिंग होती है लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज में, दैट हैज प्रोलॉन्ग इफेक्ट होते हैं ऑन हेल्थ ऑफ। डिफरेंशिएट, आपने एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के बीच में डिफरेंशिएट करना है और एग्जांपल देने हैं दोनों के, और मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ द बेबी सिकनेस। बेबी सिकनेस के आपने दोनों मेंशन करने रीजंस को। एक एक्यूट डिसीज वो होती है जो रैपिड एकदम से होती है और शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन सीवियर कोर्स होता है उसका, और ये लेकिन बॉडी को हार्म नहीं करता और पेशेंट जल्दी से रिकवर फुली हो जाता है। जबकि क्रोनिक डिसीज जो होती है वो स्लो डेवलपिंग लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज होती है, जिसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है, लंबे टाइम तक एक गहरा इफेक्ट होता है पेशेंट की हेल्थ पर। एक्यूट डिसीजेस जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, डायरिया हो गया। क्रोनिक डिसीज जैसे कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस हो गए। ए बेबी कैन बिकम सिक क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, वाटर या वेक्टर बोर्न पैथोजन। अंडर नरिशमेंट की वजह से नहीं होने देगा। अंडर नरिशमेंट की वजह से भी बच्चा बीमार हो सकता है। अब आपने डेफिनेशन हेल्थ की बतानी है और स्टेट एंड एक्सप्लेन इन द ब्रीफ की फोर मेजर फैक्टर जो कोजेस करते हैं डिजीज को। अब हेल्थ आपकी क्या स्टेट, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की होती है, जिसके अंदर आपका डिजीज फ्री होना, नॉन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होना और सोशल हार्मनी होना, मतलब ये होता है, इंक्लूड करता है ये सारा। अब कोजेस डिजीज के क्या होते हैं, पैथोजन, और डिजीज कोजिंग पैरासाइट हो गए, पैथोजेंस हो गए, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से आपके डायरेक्ट कांटेक्ट, एयर के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड वाटर के थ्रू और अदर आर्टिकल्स के थ्रू फैलाते हैं, वेक्टर्स और करियर्स के थ्रू फैलाते हैं। और पैथोजन जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन, फंगाई और वॉर्म्स हो गए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी जैसे क्वार्शर, मेरिस्मस, रिकेटस, एनीमिया, ये इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट फूड खाने से, यानी कि कम फूड खाने से या प्रॉपर फूड ना खाने जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिक और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, क्वार्शर और मेरिस्मस जो होती हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं कि इनमें बच्चों का पेट फूल जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं।
और मेटाबॉलिक और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस यानी कि घुटनों की प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज हो गई है, ये कॉज होते हैं सेंसेंसेस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये डिफेक्टेड हेरिडिटरी की वजह से होती हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रवि सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, जबकि रमन जो है टाइफाइड से सफर है। विच डिसीज वुड कॉज डैमेज, मोर डैमेज करेगी और वाई? द टू डिसीजेस डिफर इन देयर ड्यूरेशन, उनकी ड्यूरेशन में इनका डिफरेंस है। ट्यूबरक्लोसिस आपकी क्या है, क्रोनिक डिसीज है, और जबकि टाइफाइड एक एक्यूट डिसीज है। एक क्रोनिक डिसीज कॉजेज डैमेज टू द इफेक्टिव ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करती है, एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट क्योर, और ठीक होने में भी ज्यादा टाइम लेती है। देयरफॉर ट्यूबरक्लोसिस क्या करेगी, ज्यादा डैमेज करेगी। और एक्यूट डिसीज जैसे टाइफाइड है, गेट्स क्योर आफ्टर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद ये क्योर भी हो जाएंगी। इट डज नॉट कॉज एनी एप्रिशिएबल डैमेज, और कोई भी ऐसा डैमेज नहीं करती हैं। List any two differences between infectious and non-infectious diseases. Write any one example of each. Infectious diseases and non-infectious diseases. They are caused by the living agents called the pathogens. इनको pathogens कहते हैं. They are caused by the non-pathogenic agent. Non-pathogenic agent से आपके caused होते हैं. Communicability. They spread from the diseased person to healthy persons को फैलते हैं. जैसे example malaria, typhoid. कम्युनिकेबिलिटी एब्सेंट होती है, जैसे डायबिटीज और क्वाशर, इसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेंशन द सिम्टम्स बिकॉज ऑफ विच यू विल विजिट द डॉक्टर एंड व्हाई। सिम्टम्स टेल अस दैट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स हैज बिकम इम्पेयर्ड हो गए हैं। जैसे एग्जांपल ब्रीथलेसनेस है, कोल्ड है, कफ है, डायरिया है, गैस्ट्रिक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, वोंड है। ओनली डॉक्टर ही इनको डायग्नोज कर सकता है एग्जैक्ट रीजन को, और एक प्रॉपर मेडिसिन डिजीज को क्योर करने के लिए दे सकता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू एक्यूट, क्रोनिक एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, गोइटर, एलिफेंटाइसिस। टाइफाइड एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है, गोइटर क्रोनिक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, एलिफेंटाइसिस क्रोनिक और इन्फेक्शियस डिजीज है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जेनाइटल एंड द एक्वायर्ड डिसीजेस के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। कॉन्जेनाइटल डिसीज अकरेंस दे प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं। दे डेवलप आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद डेवलप होती हैं। कोज कॉन्जेनाइटल डिसीजेस कैन बी कोज बाय डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो के डिफेक्टिव डेवलपमेंट से आपकी कोज होती हैं। डिफेक्टिव हेरिडिटरी और ट्रांसफर, मदर से ट्रांसफर होते हैं बच्चे को। इट इज कोज्ड बाय द इन्फेक्शियस एजेंट्स और या डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से होती हैं। क्योर, देयर इज अ लिटिल क्योर होता है इसका, मतलब इसका ठीक होना मुश्किल होता है। ये एक्वायर्ड जो होती है वो क्योरेबल होती है मोस्ट केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्लासिफाई द फॉलोइंग डिसीजेस एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, आल्सो मेंशन द कॉजेज ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर। एड्स इन्फेक्शियस डिसीज है, कोलरा इन्फेक्शियस है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शियस है, निमोनिया ये भी इन्फेक्शियस है, कलर ब्लाइंडनेस ये भी नॉन इन्फेक्शियस है, डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस है, हाई ब्लड प्रेशर ये नॉन इन्फेक्शियस है, कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस है। और कॉजेज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के क्या होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस के डिफेक्टिव हेरिडिटरी की वजह से हो सकता है, डायबिटीज डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से, नैरिंग ऑफ आर्टरीज, ओबेसिटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी होता है, कैंसर अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से कैंसर हो सकता है। प्लीज क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाइए। लिस्ट द फॉलोइंग डिसीजेस इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, कॉमन कोल्ड, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, सार्स, टाइफाइड, कोलेरा, डेंगू। कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, हाई ब्लड प्रेशर नॉन कम्युनिकेबल है, कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल है, डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है, ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल है, सार्स कम्युनिकेबल, टाइफाइड कम्युनिकेबल, कोलेरा कम्युनिकेबल, डेंगू कम्युनिकेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए।
What do signs and symptoms indicate if a person is suffering from any disease based on the duration of the disease? What are the different categories of the disease होती हैं? Differentiate between them with one example of each. तो साइंस आपके क्या ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं डिजीज के, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय एक डॉक्टर डायरेक्टली या आफ्टर कुछ टेस्ट के बाद उनको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है। सिम्टम्स आपके सब्जेक्टिव एविडेंसेस होते हैं डिजीजेस के, बिना स्पेसिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे एग्जांपल है आपका लूज मोशन। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डिसऑर्डर, कि डिसऑर्डर क्या है, उसकी ड्यूरेशन की कितना टाइम हो चुका है। तो डिजीजेस दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिजीजेस शॉर्टर ड्यूरेशन की होती हैं, उनमें सीवियर कोर्स होने की वजह से ये हार्म नहीं करती हैं बॉडी को किसी भी तरीके से, और पेशेंट रिकवर फुली हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल है टाइफाइड। क्रॉनिक डिसीजेस लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं और दे बिल्डअप टाइम के साथ बिल्डअप होती हैं और डैमेज करती हैं अफेक्टिव ऑर्गन्स को एज वेल एज जो अदर पार्ट्स हैं बॉडी के, ड्यू टू डिक्रीज इम्यूनिटी की वजह से हेल्थ डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, जैसे एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सीमा मदर हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस, शी स्टिल फील्स वीक एंड टायर्ड, उनको अभी भी कमजोरी महसूस होती है। व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट अबाउट द डिजीज, क्या डिजीज के बारे में बता सकते हैं आप? राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच डिजीजेस, आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। नेम द अदर डिजीजेस जो इससे बिलोंग कर रही होंगी इन कैटेगरी से, ये भी बताना है। ट्यूबरक्लोसिस एक आपकी क्रॉनिक डिसीज है और ये यूजली अफेक्ट करती है लंग्स को और डैमेज करती है। डिस्पाइट रिकवरी फ्रॉम द डिजीज, सीमा's मदर जो है अनेबल टू ब्रीथ फ्रीली, वो ब्रीथ भी फ्रीली नहीं करेंगे और ना ही उनको इसलिए ब्रीथ फ्री नहीं करे तो एनर्जी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ द डिजीज में सम जो अदर पार्ट्स हैं बॉडी के वो भी डैमेज हो जाएंगे। करेक्टरिस्टिक शो बिल्डअप, स्लो बिल्डअप होता है। क्रॉनिक डिसीजेस इनिशियली माइल्ड होती हैं बट बिल्डअप उनका स्लोली होता है और डैमेज करती हैं बॉडी को। ड्यूरेशन, डिजीज आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन की है। फटीग, द पेशेंट बिकम्स वीक विद द पुअर एपेटाइट के साथ वीक हो जाता है। लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है और अनेबल टू रीगेन स्ट्रेंथ इवन आफ्टर द कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी के बाद भी ये अपना स्ट्रेंथ को रिगेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए इन्फेक्शियस डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट, ये होते क्या हैं? जस्ट एज डाइवर्स जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं इन्फेक्शियस एजेंट के और पैथोजन, जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, स्वार्म्स हो गए। जबकि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी अदर थोड़ा स्लो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जरूरी है इनको पैथोजेंस को कैटेगराइज करना एक ग्रुप ऑफ द पैथोजेंस में, जिनमें कॉमन ट्रेड्स हो और उनका बायोकेमिकल पाथवेज क्या हो, सेम हो। एक ड्रग जो कि इफेक्टिव होती है वन मेंबर ऑफ द पैथोजेनिक ग्रुप के लिए, तो वो इफेक्टिव होगी अदर मेंबर्स जो उनके ग्रुप के हैं उनके लिए भी इफेक्टिव होगी। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो इफेक्टिव है काफी सारे बैक्टीरिया के लिए और ये प्रिवेंट करती है सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए। एज ए रिजल्ट जो बैक्टीरिया होता है वो डाई कर जाता है और पेनिसिलिन डज नॉट हैव मच हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमंस, एज उनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवॉइड ऑफ द सेल वॉल होती हैं, क्योंकि पेनिसिलिन उसका कोई भी ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनमें सेल वॉल तो होती नहीं है, क्योंकि सिंपली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो देयर आर अदर एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, बायोकेमिकल पाथवे जो बैक्टीरिया का होता है बिना ह्यूमन बींग्स की सेल्स को डैमेज करे, उनके पैथोजन जो बैक्टीरिया उनके बायोकेमिकल पाथवेज को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। जैसे एग्जांपल क्या, स्ट्रिप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं जिससे ये हमारे वायरसेस जो मतलब वायरसेस के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि ये वायरस पे काम क्यों नहीं करती, जबकि एंटीबॉडीज इफेक्टिव होती हैं बैक्टीरिया के लिए तो, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर पाती, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, बाहर जब होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी से बाहर होंगे या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जब बाहर होते हैं तो वो डेड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आप जाते हैं तो वो लीव करते हैं होस्ट सेल में, और जबकि लाइव आउटसाइड द सेल और सेल के बाहर होते हैं। तो वायरस में बहुत सारे फ्यू बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं जो अपने आप ही होते हैं उनके पास, और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरीज जो होती है होस्ट की वो यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। वायरल इन्फेक्शन ट्रीटेबल नहीं होता एंटीबायोटिक से, जैसे कॉमन कोल्ड है वो कि जनरली वायरल ओरिजिन से हुआ है,
उसको हम एंटीबायोटिक से क्योर नहीं कर सकते। हाइवर जो बैक्टीरियल पार्ट होता है कॉमन कोल्ड का, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं, जबकि जो वायरल पार्ट होता है वो खुद टाइम लेता है, सेल्फ लिमिट लेकर के अपने आप ठीक होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो डेवलप हुई हैं ताकि वायरल इन्फेक्शन ठीक हो सके। सिमिलरली एंटी प्रोटोजोन ड्रग्स भी प्रोटोजोन इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, एंटी फंगल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, और वर्मीसाइड वर्म इन्फेक्शन यानी कि जो कीड़े लग जाते हैं, बच्चों के स्टमक में कीड़े हो जाते हैं, उनको ठीक करने में यूज होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वायरसेस की। ये सब माइक्रोस्कोपिक ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक अगर हम देखें तो पैरासाइट की तरह हैं, और एक्टिव होते हैं जब ये होस्ट की सेल के अंदर जाते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं। वायरसेस क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी जो होस्ट की होती है अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। सम वायरल डिसीजेस क्या क्या है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, मीजल्स, स्वाइन फ्लू, सार्स, ये सब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम में वायरस को शो किया हुआ है, और स्ट्रेप्टोकोकस जो सार्स कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस कमिंग आउट ऑफ द इन्फेक्टेड सेल से बाहर आ रहा है, एंड स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो एक्ने कोज करता है, ये इस तरह से बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया हुआ है। तो सार्स की हम बात करते हैं, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है जो कि कंटेजियस भी होता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, और पोटेंशियल फैटल भी होता है, मतलब पर्सन को काफी वीक भी कर देता है। इट इज caused by the type of the corona virus से होता है, और disease caused by causes a severe type of the respiratory distress, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है। बैक्टीरिया, दे आर द प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेवरल ह्यूमन टाइप ऑफ द ह्यूमन डिसीज देते हैं, जैसे टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, एक्ने, बॉयल्स, फूड पॉइजनिंग, ये सब। स्ट्रिप्टोकोकल्स, ग्रेप लाइक जैसे मास जो एक राउंडेड बैक्टीरिया का हो जाता है जो एक्ने, बॉयल्स, इम्पिटिको, सेलुलाइटिस, फूड पॉइजनिंग एंड टॉक्सिक शॉक, ये इस तरह से कोज करता है। अब प्रोटोजोन्स, ये यूनिसेलुलर ईकैरियोटिक माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीजेस जैसे मलेरिया, काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस, गार्डियासिस, एमियोबिक डायंट्री, ये सब आपके क्या करते हैं, कोज करते हैं इन बीमारियों को। अब ये प्रोटोजोन्स का ये जैसे ट्रिप्नोमोसोमा, ये मीन्स जो प्रोटोजो है जो स्लीपिंग सिकनेस को कोज करता है। प्रोटोजोन लेशमेनिया, जो लेशमेनिया डोनोवानी जो कोज करता है काला अजहर को। तो ये पॉइंट्स आपने लेशमेनिया का ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो स्लीपिंग सिकनेस की हम बात करते हैं, ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बिएंसिस, ये इससे होता है। इट इज स्प्रेड बाय द टेस्टे फ्लाई, ग्लोसिना मोर्सिटेंस, इनसे ये आपका स्प्रेड होता है। काला अजहर ब्लैक फीवर और ड्यूडेनम फीवर है जो कि करेक्टराइज बाय द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द आर्म्स, आर्म्स के ऊपर स्किन डार्क हो जाती है, लेग्स पर, एब्डोमेन पर, और ये पैरासाइट ओवल शेप का होता है, अनफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, लेशमेनिया डोनोवानी। ये स्प्रेड होता है ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई से, जो जिसका नाम है फ्लेबोटम्स अर्जेंटाइप्स, ये इसका नाम है, इससे फैलता है। फंगाई, फंगाई आर द ईकैरियोटिक हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल वॉल जो पोजेस करते हैं सेल वॉल को, जिसके अंदर चिटिन होता है। दे कोज मैनी स्किन एंड अदर इन्फेक्शंस लाइक एथलीट्स फुट, रिंगवर्म, कैंडिडाइसिस, एस्पेरगिलोसिस, ये एक्सेट्रा, ये आपको मतलब कोज करते हैं। वार्म्स, हेलमाइंथिस, ये मोस्टली इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं जो कोज करते हैं डिजीजेस लाइक टेनियंसिस बाय टेनिया एंड एस्कारिसिस बाय एस्कारिसिस। एल्फाइंटाइसिस एक डिजीज होती है जो लिम्फेटिक टिश्यू से होती है, जो फिलेरिया वॉर्म, वल्चूरिया एक वार्म का नाम है ये, उससे होती है, और ये ट्रांसमिटेड बाय सेलुलस मॉस्किटो। ये एलिफेंटाइसिस इससे होता है जिसमें बॉडी एक्सेस में लेंथ जिसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एस्कारिसिस लम्ब्रिक्रोडोसिस कॉमन राउंड वार्म है जो इंटेस्टाइनल आपका पैरासाइट है, जो कोल्ड फॉर्म में यहाँ पर ये शो भी किया गया है, इस तरह से कोल्ड फॉर्म में है। अब नेक्स्ट आ जाइए कोल्ड का फीवर एंड एंटीबायोटिक्स। आप ये देखेंगे क्लास में कितने बच्चे कोल्ड का फीवर से आपके लास्ट 2 मंथ्स में सफर हुए हैं, हाउ लोग कितने दिन तक ये इलनेस रही है, हाउ में कितने एंटीबायोटिक्स लिए है, क्या उनके बीच में ड्यूरेशन में इलनेस में डिफरेंस था बिना एंटीबायोटिक्स के या एंटीबायोटिक के साथ में। फॉर कफ और कोल्ड के लिए लिटिल डिफरेंस होता है ड्यूरेशन ऑफ द सिकनेस में विदाउट और विदाउट विद और विदाउट एंटीबायोटिक्स के साथ में।
अब एंटीबायोटिक स्टिल गिवन टू वार्ड ऑफ एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी दी जाती है। इन केस ऑफ द फीवर जैसे टाइफॉइड है, एंटीबायोटिक एसेंशियल हो जाती है क्योंकि डिजीज आपकी बैक्टीरियल होती है ओरिजिन में। अगेन एंटीबायोटिक एक इनइफेक्टिव होता है फॉर फीवर लाइक जैसे मलेरिया कोज बाय जो प्रोटोजोन से होता है, तो वहां पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एंटी प्रोटोजोन्स जो आपकी ड्रग्स होंगी वो काम करेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक मीन्स ऑफ द स्प्रेड, कि ये फैलते कैसे हैं। इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन से फैलती हैं, हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, दे आर देयरफॉर उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ तरीके होते हैं कि यहाँ पे फैलती कैसे हैं इन्फेक्शियस डिजीज। एयरबोर्न यानी कि जब एक पर्सन कफ और स्नीज करता है तो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो एयर में पास हो जाते हैं और नेजल ट्रैक के थ्रू एक हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस। जैसे मान लीजिए किसी भी समवन को अगर कॉमन कोल्ड है तो पर्सन उसके साथ में बैठा हुआ है तो उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये डिसीज क्या है, एयरबोर्न पैथोजन से होती है। एंड इट इज बिकॉज क्योंकि जो मोड ऑफ द कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ द कम्युनिकेशन पर्सन जो लिविंग होते हैं ओवर क्राउडेड कंडीशंस के अंदर, तो उनको ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वाटर बॉर्न डिसीज कॉन्टेमिनेशन, जो वाटर का मतलब पानी खराब होता है, अनट्रीटेड सीवेज है, वो स्प्रेड करते हैं सेवरल गट के थ्रू। बॉर्न डिसीजेस लाइक जैसे कोलरा, मतलब गट इन द सेंस जो हमारा फूड पाइप होता है उसके उसको गट बोलते हैं। तो एम्बियोसिस, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जब सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर के साथ। फ्लाइज ये आपके करियर्स होते हैं जो नंबर ऑफ द डिजीजेस फैलाते हैं, जैसे ये बैठते हैं, विजिट करते हैं एक्सक्रीटा पे, गार्बेज पे, मतलब कूड़े कचरे के ऊपर बैठते हैं, फिर खाने के ऊपर भी बैठते हैं। तो ये नॉन टू कैरी 65 डिजीजेस ये कैरी करते हैं। टाइफाइड, डायंस्ट्री, कोलरा, पोलियो, एंथ्रैक्स, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब आपके क्या है, इनसे कॉजेज होती है डिजीजेस। वेक्टर्स, वेक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजम्स हैं जो डिजीजेस कोज नहीं करते हैं बट स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन को बाय पैथोजेंस के थ्रू एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर। फीमेल मॉस्किटोस आपका कॉमन वेक्टर होता है मैनी डिजीज के लिए, और फीमेल मॉस्किटो को रिक्वायर है न्यूट्रिशियस ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एग के ऊपर लेस कर सके, मतलब बैठ सके। और ये फीड करते हैं मैनी वार्म ब्लडेड, जो मेनली ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनका वार्म ब्लड होता है। एनिमल्स के ऊपर ये मोस्टली फीमेल्स होते हैं जिनका वार्म ब्लड होता है, तो उनको फीड करती हैं। और सम कॉमन वेक्टर बोर्न डिसीज जैसे मलेरिया, वेक्टर फीमेल एनोफ्लीज जो है आपका वो फैलाता है। एलिफेंटासिस वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स की वजह से होता है, और डेंगू वेक्टर फीमेल एडीज की वजह से होता है। ये आपने नाम याद रखने हैं इनके मॉस्किटोज के, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सम अदर वेक्टर्स जो होते हैं सैंड फ्लाई एंड टेस्टी फ्लाई, ये आपके क्या है, ये इस तरह से क्या करती हैं, डिजीजेस कोज करती हैं। तो जब भी मक्खियां वगैरह आए या मॉस्किटोज आए तो इनसे आप अपने आप को अवॉइड करें तो ही बेटर है। फॉर्मिटीज दे आर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कमिंग जैसे कॉन्टेक्ट में आते हैं पेशेंट के साथ, और ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ए हेल्दी पर्सन के लिए सोर्स बन जाता है इन्फेक्शन का। जैसे गारमेंट्स हो गए, किसी के कपड़े हमने यूज किए हुए खुद डाल लिए, किसी के कपड़े, यूटेंसिल्स हो गई, क्रॉकरी होगी, डोर्स हैंडल्स हो गए, टैप्स हो गए, करेंसी हो गई। तो इन सब चीजों को भी आज के टाइम में हमें अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके ही यूज करना चाहिए। तो मेनली डोर हैंडल्स को ज्यादातर हमने कहीं पर भी हम जाते हैं तो लोहे की चीजों को ना ही टच करें तो बेटर है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कंटेजियस डिसीज जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स हो गई, वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में। बहुत सारी डिजीजेस होती है जो स्प्रेड होती है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, जैसे सिफिलिस है, एड्स है, और ये डिजीजेस स्प्रेड बाय द कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट जैसे हैंडशेक, हगिंग, और बॉडी कांटेक्ट जो स्पोर्ट्स में होता है, इसकी वजह से नहीं होता है। एड्स हाउएवर आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड कांटेक्ट के थ्रू होता है, जैसे कॉमन नीडल यूज कर ली, पहले किसी को यूज किया फिर दूसरे को यूज कर ली। सिरिंज के थ्रू होती है, मदर से बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू हो जाती है, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी हो सकती है। कोई भी रैबिट डॉग है, रैबिट डॉग जिसके मुंह से स्लाइवा निकलता है और वो काट जाए आपको, या मंकी काट जाए, तो ये रेबीज आपके ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी बाइट से। तो ये रेबीज से भी आपको बचना चाहिए। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के मेथड है। यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं, हैंड शेकिंग से, एक दूसरे को किसिंग करने से,
इन्फेक्टेड पर्सन है, एयर के थ्रू स्नीज कर रहा है तो वो हेल्दी पर्सन इसको गेन कर लेता है। कपड़े पहनने से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, यूटेंसिल्स यूज करने से, जो भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पीने से, इस तरह से एयर के थ्रू हो जाता है। फिर मॉस्किटो, टर्माइट्स वगैरह या कोई भी रैबिट डॉग है, इस तरह से ये डायग्राम बनाकर आपको शो किया गया कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए टॉपिक के ऊपर, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गन के ऊपर पूरा मतलब स्पेसिफिक होता है कोई भी डिजीज, या फिर टिश्यू के ऊपर स्पेसिफिक होती है। तो ये चीजें हमें समझनी है। ह्यूमन बॉडी अटैक होती है बाय द नंबर ऑफ द डिजीजेस से, जो माइक्रोब्स के थ्रू होती है। और मोस्ट ऑफ जो अटैक होता है पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे या टिश्यू ऑफ द बॉडी पर होता है। और बहुत सारे केसेस के अंदर ऑर्गन और टिश्यू अटैक्स लाइज जो करते हैं पाथ ऑफ द एंट्री ऑफ द पैथोजन, कि पैथोजन की जहां से एंट्री होती है वहां पे टिश्यू और ऑर्गन्स के ऊपर अटैक होता है। दैट मीन जो पॉइंट ऑफ द एंट्री इज कॉल्ड द पोर्टल ऑफ द एंट्री, उसे पोर्टल कहा जाता है। इफ द पोर्टल ऑफ द एंट्री अगर नोज है तो पैथोजन जो इन्फेक्शन कोज करेंगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स में करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया। और जब पोर्टल ऑफ द एंट्री जब माउथ हो तो इन्फेक्शस इज लाइक टू बी द लाइनिंग ऑफ द गट, यानी कि फूड पाइप का जो लाइनिंग है उसमें हो सकता है, या डाइजेस्टिव ट्रैक में हो सकता है, जैसे डायरिया हो गया, कोलरा हो गया, टाइफाइड होगा। पैथोजन कैन आल्सो एंटर लीवर एंड कोज जॉइंटिस, लीवर में एंटर भी कर सकते हैं और जॉइंटिस भी कोज कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ द पैथोजेंस आपके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उनके अपने पाथवे में, जो कनेक्टेड होते हैं उनके पोर्टल ऑफ द एंट्री से, कि जहां से वो एंटर करेंगे उसी के पाथवे को वो डिस्टर्ब करेंगे। दे रूम करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, मतलब घूमते हैं और उस ऑर्गन में जाते हैं और टिश्यू अपनी चॉइस का उसको उसको अटैक करते हैं। जैसे HIV एंटर करता है बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू, और ये लिम्फ नोड्स में जाता है बॉडी के। और मलेरिया कोजिंग जो पैथोजेंस होता है वो एंटर करता है बॉडी में मॉस्किटो बाइट के थ्रू, और ये लीवर में जाता है और मल्टीप्लिकेशन करता है और ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पास कर जाता है। सिमिलरली माइक्रोब्स जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस के एंटर करते हैं बॉडी में मॉस्किटो बाइट्स के थ्रू और रीच करते हैं ब्रेन में, जिससे ब्रेन फीवर हो जाता है। अब साइंस और सिम्टम जो डिसीजेस के होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्गन और टिश्यू कि वो माइक्रोब कहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टारगेट लंग्स है तो हमें ब्रीथलेसनेस या कफ हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। लीवर अगर टारगेट हो जाए तो जॉन्डिस हो जाएगा। और ब्रेन अगर टारगेट हो जाए पैथोजन का, वो कोज करेगा हेडेक, वोमिटिंग फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। देयरफॉर वी कैन इमेजिन कि साइन और सिम्टम जो डिजीज के हैं अगर हम जाने तो टारगेट ऑर्गन जो पैथोजेंस के और उनके फंक्शन जो कैरिड आउट बाय कौन कर रहा है, टिश्यू या ऑर्गन कर रहे हैं। तो मतलब किस तरह से ये पैथोजेंस जो अटैक करते हैं, एज द पैथोजेंस अगर मान लीजिए वो रीच करते हैं सेल्स ऑफ द टारगेट टिश्यू की सेल्स पर पहुंच जाए तो ये टॉक्सिन को रिलीज करेंगे और डैमेज करेंगे और पूरी सेल को के ऊपर फीड करेंगे। तो डैमेज सेल्स मतलब उनके उनसे खाना अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और डैमेज सेल्स क्या करती है, एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे हिस्टामाइन होता है वो डैमेज सेल प्रोड्यूस करती है और इट एक्टिवेट करता है ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स करता है बहुत सारे सेल्स को, और सेल रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, और उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। वो प्रोसेस करता है इम्यून सिस्टम को जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और इट इज अनकम्पेन्ड बाय द स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड वार्मर। इसमें आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा, रेडनेस हो जाएगी और गर्माइश होगी। और देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, का भी डाइल्यूशन हो जाएगा और लीकेज हो जाएगा लिम्फोसाइट का, बी सेल्स का। और ये प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज, ताकि इमोबिलाइजिंग जो एंटी एजेंट्स के अगेंस्ट मतलब ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। अब टी सेल क्या करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं पैथोजेंस को, मतलब वहां पे मोबिलाइज करने से, मूव करने से रोक देते हैं। और फेगोसाइट्स रिमूव करता है इमोबिलाइज पैथोजेंस को और उनके एंटीजेंस को, जो उनको क्या कर देता है, रिमूव करेगा। हाउएवर कुछ केसेस में टिश्यू स्पेसिफिसिटी जो होती है लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स होते हैं। जैसे HIV इन्फेक्शन क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट कर देता है। देयरफॉर बहुत सारी इफेक्ट्स जो HIV एड्स के होते हैं वो वीकनेस हो जाती है इम्यून सिस्टम की, उस वजह से होता है। एज ए रिजल्ट बॉडी अनेबल होती है कि इवन माइनर इन्फेक्शन से भी वो फाइट नहीं कर पाती। जैसे कॉमन कोल्ड से न्यूमोनिया हो जाता है, जबकि माइनर गट इन्फेक्शन से डायरिया हो जाएगा। और अल्टीमेटली विद ब्लड लॉस के साथ अल्टीमेटली जो एड्स पेशेंट होता है
वो इन्फेक्शंस जो होते हैं, मतलब एड्स के अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे वो डाई कर जाता है। अब सिविरिटी ऑफ द डिजीज डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ पैथोजन क्या है, उनकी अकरेंस, एटलीस्ट इफेक्टिव इनइफेक्टिव डोज क्या है, या नंबर ऑफ द माइक्रोब्स बॉडी में क्या है। इफ द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स अगर स्मॉल है तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ओवरकम करेगा एंड वेरी लिटिल इफेक्ट अकर होगा बॉडी के अंदर। इफ द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स अगर लार्ज हो तो पैथोजेंस विल ओवरकम द इम्यून सिस्टम, पैथोजेंस ओवरकम करेगा इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस को, और इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाएगा कि आपकी पर्सन की लाइफ को भी डेथ कर सकता है। तो ये सिवियरिटी डिपेंड करती है। तो ये इस तरह से आपने इसको समझा होगा टॉपिक को। तो ये आपका ऑर्गन स्पेसिफिक है या टिश्यू स्पेसिफिक है, वो कैसे पोर्टल से एंटर कर रहा है और ऑर्गन को या हमारे टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो बट योर पेरेंट्स डू, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको बाहर खेलने के लिए या काम करने के लिए नहीं जाने देंगे, और ये आपको क्या कहेंगे, रेस्ट करिए मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो पेरेंट्स जो होते हैं डॉक्टर को भी लेकर आते हैं ताकि ट्रीटमेंट हो सके। देयर आर टू वेज होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने के लिए, कि रिड्यूस करें, रिड्यूस द इफेक्ट एंड किल द कोज ऑफ द डिजीज, और डिजीज के कोज को भी किल कर सकें। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, दिस इज डन बाय द टू मेथड, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और प्रॉपर बेड रेस्ट से होता है। सिम्टोमेटिक मेडिसिन रिड्यूस करती है इफेक्ट ऑफ द डिजीज को, जैसे एनाल्जेसिक हो गया, पेन के लिए अगर कहीं पेन है तो एनाल्जेसिक आप टैबलेट ले लेंगे, अगर फीवर हो गया तो एंटीपायरेटिक आप ड्रग्स ले लेंगे, और अगर स्नीजिंग एंड कोल्ड है तो एंटीहिस्टामाइंस ले लेंगे। और ये मेडिसिन आपके क्योर नहीं करती, ये डू नॉट क्योर द डिजीज, ये क्योर नहीं करती लेकिन रिलीफ दे देती है, रिड्यूस कर देती है इफेक्ट को। तो टेकिंग प्रॉपर बेड रेस्ट से ये कंजर्व करती है, आपकी एनर्जी कंजर्व होगी और आपकी हीलिंग होने में आपको आराम मिलेगा, मतलब जल्दी हील होंगे। अब किलिंग द कोज ऑफ द डिजीज में क्या आता है, अगर मान लीजिए हमें पॉजिटिव एजेंट पता चल गया डिजीज का जिसकी वजह से हो रहा है, तो हम करेक्ट मेडिसिन को लेंगे ताकि ये खत्म हो सके। ईच ग्रुप जो पैथोजन के होते हैं उनमें कॉमन बायोकेमिकल होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए, जो एक पिक्यूलर होते हैं एंड आर नॉट शेयर्ड बाय अदर, मतलब दूसरों से शेयर नहीं होते, इवन ह्यूमन बीइंग से भी शेयर नहीं होते। तो उनका एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ द न्यू सब्सटेंस, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब जैसे एंटीबॉडीज आपकी लाइक सल्फर ड्रग्स हैं, पेंसिलिन है, इथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लेक्सिन है, ये एक्सेट्रा, ये ब्लॉक कर देती हैं स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया का विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल को हार्म करे बिना बैक्टीरिया की जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है कि वो मान लीजिए रिप्रोडक्शन का स्टॉप कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हमारी स्टॉप हो जाएंगी। सिमिलरली एंटी मैलेरियल जो सेल्स होती हैं वो किल कर देती है मलेरियल पैरासाइट को बिना ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करे। अब नेक्स्ट जैसे एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, ये डिफिकल्ट होती हैं बनाने, क्योंकि वायरस का अपना प्रोसेस होता है खुद का, ये टेक ओवर द मेटाबॉलिक मशीनरी होस्ट की लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इवन देन जब कुछ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स आपकी प्रिपेयर भी हुई हैं, दे हैव केप्ट HIV इन्फेक्शन को अंडर कंट्रोल भी रखती हैं। तो इस तरह से एंटीवायरल डिजीजेस ड्रग्स भी बनाई गई हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, गेटिंग क्योर ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज हैज 3 लिमिटेशन, मतलब क्योर होने के लिए भी 3 लिमिटेशंस हैं। डैमेज टू बॉडी, डिजीजेस पूरी बॉडी के फंक्शंस को डैमेज भी करती हैं, ये टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकता है। बेड रिडन, सिक पर्सन मान लीजिए उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो बेड पर काफी टाइम तक रहता है। इट विल नॉट रिजल्ट ओनली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वर्किंग डेज, वर्किंग डे का तो लॉस होता ही होता है, बट आल्सो टेंशन और मिजरी जो अदर मेंबर्स हैं फैमिली के उनको भी प्रॉब्लम होती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज वो स्प्रेड करता है डिजीज को मैनी अदर जो उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट की जो इम्पोर्टेंट दैट ways and means to be found that to prevent the occurrence of the infectious disease की occurrence को भी मतलब ये कम करता है। और there are the 2 methods हैं जो इनसे हम prevent कर सकते हैं कि infectious disease को या journal और specific की occurrence कैसे हो सके। तो 2 methods हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो journal method preventing disease, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं journal method को।
प्रॉपर फूड को एक बार दोबारा देखते हैं। हेल्दी और फंक्शनिंग जो बॉडी की होती है उसके इम्यून सिस्टम की डिपेंड होती है कि आप प्रॉपर और सफिशिएंट नरिशमेंट कितना ले रहे हैं बॉडी के लिए। अब डाइट एंड ग्रोथ पर आ जाइए। सर्वे योर लोकेलिटी, आप अपनी लोकेलिटी में सर्वे करना है। 10 वेल ऑफ फैमिलीज लेनी है और 10 पुअर फैमिलीज आपने देखनी है जिसमें चिल्ड्रन बिलो हैं 5 इयर्स की एज से, और मेजर करनी है हाइट ऑफ द चिल्ड्रन की दोनों ग्रुप में। अब प्रिपेयर करना ग्राफ ऑफ द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट देयर एज। अब नोट करना डिफरेंस को, ग्रोथ जो दोनों ग्रुप्स की बच्चों की है, और बेटर ग्रोथ कहाँ पर होगी जो फैमिली देखेंगे एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर फैमिली। तो वेल ऑफ जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट आ जाइए स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ द प्रिवेंटिंग डिसीजेस। अब कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओनली मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज इज इवन कि अगर मान लीजिए आपको इन्फेक्टेड डोज अगर मिल भी जाती है तो ये स्ट्रेंथ करना है, आपने इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रेंथ करना है। इवन कोरोना वायरस से भी बचाव का सिस्टम क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो प्रोसेस होती है स्ट्रेंथिंग इम्यून सिस्टम की एक स्पेसिफिक डिजीज से, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। इट इज एसेंशियली ट्रू होता है जब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन एसेंशियली ट्रू इनके लिए तो होता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए। लेकिन ये कैरिड आउट बाय गिवन वैक्सीन, मतलब कोई भी हम वैक्सीन ले लेते हैं एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, तो हम उससे क्या करते हैं कि बचाव कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। अब वैक्सीन क्या होती है कि एंटीजन या वीकेंड इनएक्टिव पैथोजन होते हैं, वीक इनएक्टिव, जो मिमिक्स करते हैं एक्टिव पैथोजन को, एक्टिव पैथोजन को, और स्टिमुलेट करते हैं उनकी फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज को। और मेमोरी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम इज नाउ एबल टू रिकॉग्नाइज कि वो एक्चुअल पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर देता है और इसके रिलेटिव को, और डिस्ट्रॉय कर देता है उनको फटाफट से, एंड विद ग्रेट विग्योर के साथ, मतलब एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो वैक्सीनेशन इज देयरफॉर ए सिस्टम होता है बिफूलिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को एक फूल बनाने में कि उसकी मेमोरी को डेवलप करते हैं और एंटीबॉडीज अगेंस्ट एक पर्टिकुलर। ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरीके से एक फूल करता है, और एंटीबॉडीज जो बनाते हैं पर्टिकुलर पैथोजन के लिए कुछ उसमें मिमिक्स डाल देते हैं, मतलब एक तरीके से सिमिलर जो पैथोजन्स होते हैं उसको मिमिक्स बोलते हैं। विदाउट कॉजिंग कोई भी हमारी बॉडी को हार्म नहीं होता इससे, और ये प्रिवेंट करती है कोई भी सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द पैथोजन इनटू प्रोड्यूसिंग एक्चुअल डिजीज। जो एक्चुअल डिजीज होने से पहले जो अटैक होता है उसको रिकॉग्नाइज करती है और उससे प्रिवेंट भी करती है। नेक्स्ट जी जो इफेक्ट होता है वैक्सीनेशन का, वो शॉर्ट भी हो सकता है एज 6 मंथ जैसे कोलरा वैक्सीन के लिए, तो टू लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। और ओल्डर टाइम में अबाउट ए सेंचुरी बैक, मतलब 100 साल पहले जब स्मॉल पॉक्स बहुत कॉमन था, हेल्दी पर्सन यूज टू शन स्मॉल पॉक्स पेशेंट, यूज टू, मतलब उनसे क्या थे, स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट थे उनको मतलब उनके लिए यूज होते थे। ओनली दोज पर्सन हु हैड सफर। यहाँ पे शन का मतलब ये कि जो स्मॉल पॉक्स के पेशेंट हैं उनको अटेंड जो करते हैं, जो मतलब एक बार यूज टू अटेंड दीज पेशेंट बिकॉज वन इन्फेक्शन गिव्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, कि वो एक इन्फेक्शन उनको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता था फ्रॉम द रीअकरेंस ऑफ द डिजीज, कि वो डिजीज आपकी दोबारा नहीं हो सकती। तो ये कोलरा की वैक्सीनेशन थी। प्रेजेंटली जो स्मॉल पॉक्स है वो भी इरेडिकेट हो चुकी है, मतलब हटा दी गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड से मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, कि पहले से इम्यूनिटी के तौर पर आपको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है और आपकी बॉडी में इस तरह से पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए मिमिक्स बन जाते हैं और वो आप उससे प्रिवेंट हो जाते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ इम्यूनाइजेशन की हम बात करते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन और चाइनीज सिस्टम में प्रोटेक्ट हेल्दी पर्सन जो थे स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंट हुए थे बाय रबिंग द स्किन क्रस्ट ऑफ द स्मॉल पॉक्स पेशेंट, की स्मॉल पॉक्स पेशेंट की थोड़ी सी स्किन को अगर रब कर देते हैं, कि हम क्या करते थे, एक स्किन जो थी, जो स्किन जो होती है एक स्मॉल पॉक्स पेशेंट की, एक हेल्दी पर्सन की स्किन के ऊपर थोड़ा सा रब कर देते हैं,
तो एडवर्ड जेनर और जो उन्होंने देखा कि मिल्क मेड जो है जो सफर फ्रॉम द काउ पॉक्स से होती है, जो कि एक माइल्ड फॉर्म होती है, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल छोटी सी फॉर्म होती है, डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, उनको कैच स्मॉल पॉक्स नहीं होता डिस्पाइट इट अकरेंस इन द एपिडेमिक्स फॉर्म, कि एपिडेमिक्स की फॉर्म में भी उनको नहीं हुआ। और 14 मई 1796 में जेनर ने इनोकुलेट एक बॉय जेम्स फिलिप्स को काउ पॉक्स से एक फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मिल्क मेड, कि उसको उसके साथ में रखा विद मतलब साथ में लिया इन्फेक्टेड मिल्क मेड से, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने इंजेक्ट किया मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स पस्टूल इनटू द बॉय, एक मतलब इंजेक्ट किया मटेरियल स्मॉल पॉक्स का बॉय के अंदर, और बॉय डिड नॉट सफर फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, और बॉय जो है स्मॉल पॉक्स से सफर नहीं हुआ। और डिस्कवरी ने एक डेवलपमेंट करी वैक्सीनेशन की। जेनर ने इसको टर्म वैक्सीनेशन को फ्रॉम वैका से लिया, जिसका मतलब होता है काउ इन लैटिन, और वैकिना मतलब काउपॉक्स, कि काउपॉक्स से ये इस तरह से डिस्कवर हुआ था। अब मैनी वैक्सीन इस तरह से डेवलप हो चुकी हैं ताकि बहुत सारे नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो प्रिवेंट हो सकें। अब ईच वैक्सीन एक डिसीज स्पेसिफिक होती है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो चाइल्डहुड से ही इम्यूनाइजेशन मतलब इंडिया के अंदर चला रहे हैं इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, जैसे डीपीटी, एचआईवी अगेंस्ट डिप्थीरिया, प्रोड्यूसेस वूपिंग जो कफ होती है, टेटनस, इन्फ्लुएंजा बी, ये आपके इंजेक्शन इस तरह से इसमें इंक्लूड होते हैं। बीसीजी, वेसिलस, कैलेमेट, ग्रीन, ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट लगता है, बीसीजी का बाय बर्थ ही लगता है। पोलियो ड्रॉप्स अगेंस्ट पोलियो को लेकर के, एमएमआर अगेंस्ट मीजल्स, मम्स और रुबेला के अगेंस्ट ये लगता है। नेक्स्ट, वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, स्वाइन फ्लू और सेवरल अदर डिजीजेस के लिए भी अब वैक्सीन अवेलेबल है। हाउएवर यूजफुलनेस ऑफ द वैक्सीन एज हेल्थ मेजर ओनली तभी होते हैं जब चिल्ड्रन उनकी एज के प्रॉपर एज के अवेलेबल हो, और सभी पर्सन जहाँ आउटब्रेक आपका पॉसिबल हो, मतलब वहां पे हो सकता हो। अब वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए की अवेलेबल है। हाउएवर मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप जॉन्डिस हो जाता है बिफोर द एज ऑफ द 5, 5 साल से पहले उनको जॉन्डिस हो जाता है और बिकम इम्यून टू डिजीज, और डिजीज से इम्यून भी हो जाते हैं, तो उनको इंजेक्शंस की मतलब जरूरत नहीं होती, एक बार उनको प्रॉब्लम एक बार जब जॉन्डिस मतलब बच्चों को हो जाता है तो उनके अंदर क्या हो जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है कि वो दोबारा से उनको प्रॉब्लम ना आए। तो एक बार डिजीज अगर हो गई है तो वो अपने पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है इम्यून सिस्टम, और नेक्स्ट टाइम जब अटैक होता है तो उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एंटी रेबीज वैक्सीन क्या होती है? अब डॉग्स को क्या होता है, रेबीज होता है उनको, और ये ट्रांसमिट ये डिजीज ह्यूमन बींग्स में काटने के थ्रू कर सकते हैं। अब वैक्सीन अवेलेबल है डॉग्स की एज वेल एज ह्यूमन बींग्स की भी, और सर्वे अपनी लोकेलिटी में जो स्ट्रे डॉग्स हैं और पेट डॉग्स हैं उनको आपने सर्वे करना है कि कितने पेट डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेशन दी गई है अगेंस्ट रेबीज के, चेक करना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से इफ कोई ऐसा प्रोग्राम है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है एंटी रेबीज वैक्सीन को। एक जो स्ट्रे डॉग्स हैं, गली के जो डॉग्स होते हैं, उनको एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। इस एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल इतनी क्वांटिटी में है या डेफिशिएंट है? अगर एक गली का डॉग जो है अगर वो रेबिड हो जाए तो क्या उसको मतलब इतना मिल पाएगा, जो इनफैक्ट ये वैक्सीन है। अब पल्स पोलियो प्रोग्राम को लेते हैं यहाँ पर, तो ये प्रोग्राम होता है जो इम्यूनाइज करता है चिल्ड्रन को जो बिलो 5 इयर्स हैं। पल्स पोलियो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर 1988 में, और इंडिया में ये लॉन्च हुआ था 1995 में। और इसका मीन क्या था, कवरिंग कर रहे हैं ऑल द चिल्ड्रन को जो कंट्री के अंदर है। चिल्ड्रन को पोलियो ड्रॉप्स ट्वाइस ए ईयर दिया जाता है पल्स इन अ पल्स पोलियो स्टैंड के अंदर, पोस्ट डी सेक्शन री रिसक्सेशंस एंड इनिशियल जो यूटिलिटी होती है लाइफ सेविंग एफर्ट्स के लिए है कि ये दोबारा से ना हो। ये डिक्लेयर किया गया था कि पोलियो इंडिया को पोलियो फ्री 2014 के अंदर पोलियो फ्री मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था। और लास्ट केस जो पोलियो का रिकॉर्ड हुआ था बंगाल और गुजरात में 2011 में हुआ था। बोथ बाइवेलेंट और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आपकी यूज हो रही है। बाइवेलेंट मतलब ओरल भी है और इंजेक्टेबल भी है। और इन 2019 में टारगेट इसकी वैक्सीन को ये वैक्सीन 17 करोड़ चिल्ड्रन को लगा था, और हाई रिस्क पे जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, क्योंकि विजिटर कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो इस वजह से वहां पर इनमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ था। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे
कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे कैसे हमने मतलब करने हैं, इनको आराम से देखते जाइए। Why are we normally advised to take bland और nourishing food when we are sick? जब हम बीमार होते हैं तो हमें ब्लेंड और नरिशिंग जो होता है हमें खाना क्यों लेना होता है? ब्लेंड फूड इज द वन जो कि सॉफ्ट होता है। ब्लेंड फूड आपका सॉफ्ट होता है, लो इन डाइटरी फाइबर होता है, नॉन स्पाइसी कुक और नॉट फ्राइड फूड होता है। सीजनिंग कैन बी, इसमें आप इंक्रीज कर देती हैं। सीजनिंग जो होती है इंक्रीज कर देती है पीएच को। और जो फूड के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आपकी बॉडी में होने चाहिए। सच ए फूड आपको इरिटेशन नहीं देगा आपके स्टमक में, इजिली डाइजेस्टेबल होगा और प्रॉपर नरिशमेंट देगा बॉडी को। इसलिए हमें ब्लैंड फूड लेना चाहिए और नरिशिंग फूड लेना चाहिए। वट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच द इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड? एयर थ्रू, स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन में फैलती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड ट्यूबरक्लोसिस। वाटर कंटेमिनेट करता है, सीवेज ट्रांसमिट करता है नंबर ऑफ द डिजीजेस को, जैसे कोलरा, एमियोबाइसिस, जॉइंडिस। फूड एक्सपोज टू फ्लाइज जो स्प्रेड करता है डिजीज, जैसे कोलरा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स को करेगा। फॉर्मेटिस आर्टिकल्स जो कमिंग में पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं वो स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन।